हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये स्टोरी एक बड़े राज्य की, जहां एक बहुत बड़ी जगह जहां बहुत लोग रहते हैं। आप लोगों ये स्टोरी जरूर अच्छी लगी, मेरा यही अनुमान है। तो चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1, चैप्टर 1। लखनऊ। लखनऊ शहर के सबसे पोश इलाके में एक बहुत बड़ी हवेली थी, जो पूरी सफेद रंग की थी। हवेली के बाहर नेम प्लेट पर उस बड़ी सी हवेली का नाम लिखा था, जिंदल ब्रदर्स हाउस, जो इस हवेली का नाम था। हवेली जितनी बड़ी थी, उतने यहाँ रहने वाले नहीं थे। इस बड़े से जिंदल हाउस में सिर्फ 6 लोग रहते थे, और वो 6 कोई और नहीं, इस हवेली के डेविल कहे जाते थे। कहने को इस हवेली का नाम जिंदल हाउस था, लेकिन शहर के लोग इसे डेविल निवास के नाम से जानते थे। सभी इस हाउस को क्यों डेविल निवास कहते थे, आइए जानते हैं। सुबह का वक्त था, जहां सबके घरों ने सुबह होते ही आरती, पूजा पाठ या लोगों की खिलखिलाने और आपस में एक दूसरे से बात करने की आवाज आती थी। वहीं इस घर में ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि यहाँ तो एक सन्नाटा पसरा हुआ था, जहां एक सुई की आवाज भी नहीं आ रही थी। पूरा घर सुनसान था। घर को देख ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं हो। सब यही सोचते, अगर नीचे हॉल में काम कर रहे नौकर नहीं देख रहे होते तो। सर्वेंट जो इस घर में काम कर रहे थे, वो भी बिना आवाज के काम कर रहे थे। क्यों, यहाँ जो लोग रहते हैं, उन्हें थोड़ी सी भी आवाज बर्दाश्त नहीं थी। अगर किसी से छोटी सी आवाज हो गई तो समझ लो उसकी खैर नहीं, क्योंकि यहाँ जो रहते थे, वो इंसान नहीं, डेविल, शैतान रहते हैं, जिन्हें एक दूसरे के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। सारे नौकर सिर झुकाए अपना काम बिना आवाज के कर रहे थे। एक नौकर डाइनिंग टेबल पर शांति से खाना लगा रहा था। जो नौकर लिविंग हॉल में काम कर रहे थे, जैसे ही उनकी नजर उस नौकर पर जाती है जो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रहा था, वो सारे नौकर जो अभी तक लिविंग हॉल की साफ सफाई कर रहे थे, नौकर को खाना लगाते देख सभी एक लाइन में अपना सिर झुकाए खड़े हो जाते हैं। वहीं उन सब के खड़े होने के 2 मिनट बाद कदमों की आवाज आती है, जो सीढ़ियों के ऊपर से नीचे उतरने की आ रही थी। ये किसी एक एक इंसान की पैरों की नहीं, बल्कि एक से ज्यादा लोगों के पैरों की लग रहे थे। डाइनिंग टेबल में खाना लगा रहा नौकर जैसे ही फूट स्टेप की आवाज सुनता है, अपना सिर घूमा सीढ़ियों की तरफ देखता है, जहां से एक को छोड़ सारे ब्लैक कपड़े पहने नीचे उतर रहे थे, जिन्हें एक नजर देख नौकर जल्दी से अपना सिर झुका लेता है। जिन 5 लोगों को उस नौकर ने देखा था, वो 5 कोई और नहीं, वही 5 डेविल थे, जिनके डर और खौफ की वजह से सारी दुनिया इस हाउस को डेविल निवास कहते थे। ये 5 मर्द ही इस घर के डेविल थे, जिनका खौफ पूरे लखनऊ शहर में था, जिन्हें सब हार्टलेस माफिया ब्रदर्स कहती थी। ये 5 डेविल थे, लखनऊ शहर के बादशाह, जिनके नाम का खौफ ही पूरे लखनऊ शहर में था। इनका नाम आज तक कोई अपनी जुबान से नहीं लेता था। लड़की और औरतें इन डेविलों से दूरी बनाए रहती थी, क्योंकि इन्हें औरतों लड़कियों से सख्त नफरत थी। अगर कभी किसी लड़की ने इन्हें थोड़ा सा टच कर भी दिया तो दूसरे दिन लड़की गायब मिलती थी, उसके साथ क्या हुआ, कहाँ गई, किसी को पता नहीं चलता था। सभी ब्रदर्स नीचे हॉल में आते हैं। हॉल में काम कर रहे नौकर अपना सिर झुकाए थे, वो सब उन्हें इग्नोर कर डाइनिंग एरिया की तरफ आते हैं। उनके आते ही जिस नौकर ने वहां खाना लगाया था, डाइनिंग टेबल की हेड चेयर को आगे की तरफ खींचता है। तो उन सब डेविलों का जो सबसे बड़ा भाई था, त्रिशान जिंदल, जो इस घर का ही नहीं बल्कि पूरे लखनऊ शहर का किंग था, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, उसका ऑरा ही बहुत डरावना था। उसके आसपास रहने वाले लोगों के माथे पर उसे देखने से ही डर से ठंडा पसीना आ जाता था। बात करते हैं इस किंग तो, जिम से बनाई गई परफेक्ट बॉडी, हाथों में उभरी नशे, मजबूत सीना, 6 फुट की हाइट, हल्की दाढ़ी मूंछें, जिसे परफेक्ट तरीके से सेव किया था, परफेक्ट जॉलाइन, हैंडसम फेस, इन्हें एक बार कोई देख ले तो खुद को उसका दीवाना बनने से रुक ना पाए। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि कोई इन्हें एक नजर भी देख ले, खासकर उसकी वो ओशन ब्लू आइज, जो समुद्र की तरह गहरी खतरनाक थी, जिसमें देखते ही एक अलग ही खौफ आता था। त्रिशान इन सब का सबसे बड़ा भाई और पूरे जिंदल एम्पायर का मालिक था, साथ ही पूरे लखनऊ शहर का सबसे खौफनाक डेविल, जिसकी नजर में आने से सभी बचते थे। त्रिशान अपनी गहरी ठंडी ओशन ब्लू आइज से नौकर को देखता है। नौकर जो त्रिशान की हेड चेयर के पीछे चेयर को पकड़े हुए था,
उसे जब किसी की ठंडी नजरों की तपिश महसूस होती है, उसके माथे पर डर से पीसना आने लगता है, और वो त्रिशान की चेयर को तुरंत छोड़ 2 कदम पीछे हो अपना सिर झुकाए कहता है, माफ कीजिए बॉस। त्रिशान नौकर की बात सुन होठों पर शैतानी मुस्कान लिए नौकर को देखने लगता है। नौकर डरते हुए अपनी नजरें ऊपर कर त्रिशान को देखता है, तो उसकी नजर सीधा त्रिशान की नजरों से मिलती है, जिसकी नजरों को देख नौकर एकदम से फ्रीज हो जाता है। उसके पैर थर थर कांपने लगते हैं। त्रिशान के होठों की मुस्कान और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। वो वैसे ही होठों पर कातिलाना मुस्कान लिए अपने बगल में खड़े लड़के को एक नजर देखता है, जिसकी उम्र भी त्रिशान की जितनी थी। फेस फीचर की बात कर तो त्रिशान के जैसे थे, और अभी बिल्कुल त्रिशान जैसा, बस गुस्सा त्रिशान से कई ज्यादा था। जहां त्रिशान अपने गुस्से को कंट्रोल करना जानता था, वहीं इस दूसरे डेविल से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता पाता था, और सीधा सामने वाले पर अपना गुस्से का कहर बरसाता था। और इस शैतान का गुस्से का कहर निकलता था तो सामने वाला जिंदा बचना तो दूर, उसे पहचाना मुश्किल होता था। ये लड़का था त्रिशान का जुड़वा भाई त्रियाक्ष जिंदल, जो त्रिशान से 3 मिनट छोटा था, जिसकी हाइट आंखें सब त्रिशान की तरह थी। हैंडसम भी अपने भाई जैसा था, बस दोनों में एक ही फर्क था, और वो था बालों का। जहां त्रिशान के बाल किसी फॉरेनर की तरह ब्राउन थे, तो वहीं त्रियाक्ष के बालों का रंग काला था, जिससे त्रियाक्ष इंडियन लगता था। त्रियाक्ष जैसे ही त्रिशान की नजरों को अपनी तरफ देखता है, उसके होठों पर कातिलाना मुस्कान आ जाती है, जिसकी मुस्कान को देख एक लड़का कहता है, ब्रो आप यक्ष भाई को कुछ काम मत दिया करिए, आप जानते हैं ना वो कैसे हैं। लड़के की बात सुन त्रिशान लड़के को अपनी ठंडी नजरों से देखता है, जिसकी नजरों को देख एक लड़का जिसकी उम्र त्रिशान त्रियाक्ष जितनी या उससे 1 आध साल बड़ी रही होगी, कहता है, शान तेजस सही कह रहा है, तुम यक्ष को रहने दो, मैं इसे यहां से भेज देता हूं। त्रिशान उस लड़के की तरफ देखता है, गोरा रंग, थोड़ी डार्क दाढ़ी मूंछें, ब्राउन आंखें, हल्के सिल्की बाल, 5 फुट 9 इंच की हाइट। ये लड़का था त्रिशान त्रियाक्ष का दोस्त और उनका वेल विशर कनिष्क रावत, जो इन सभी को हमेशा कुछ भी बुरा करने से रोकता था, क्योंकि कनिष्क नहीं चाहता था ये पांचों भाई किसी भी गलत रास्ते पर चले। लेकिन कनिष्क की बातें सिर्फ इस घर के 3 भाई मानते थे, और वो तीनों थे त्रिशान त्रियाक्ष के कजन ब्रदर तेजस, ओजस और सात्विक। ये तीनों त्रिशान की जान थे, लेकिन ये तीनों अपने भाई से डरते थे लेकिन अपने भाई के लिए पॉजिटिव बहुत थे। वो अपने भाई को किसी के साथ बांटना नहीं चाहते थे, यहां तक त्रियाक्ष के साथ भी ये त्रिशान को 2 मिनट अकेले नहीं रहने देते थे। इतने पॉजिटिव थे ये तीनों। त्रिशान कनिष्क को देख शैतानी स्माइल लिए अपनी ठंडी आवाज में कहता है, तुम्हें लगता है मिस्टर कनिष्क रावत उर्फ हमारे वेल विशेस, मैं इस आदमी को यहां से इतनी आसानी से जाने दूंगा? जिसने त्रिशान जिंदल की आंखों में आंखें डाल के देखा हो, मैं उस इंसान को इतनी आसानी से यहां से जाने दूंगा? क्या तुम्हें मैं इतना नेक लगता हूं? कनिष्क ने त्रिशान की बात सुन त्रिशान को बेचारगी से देख कहा, शान तुम इतनी सी छोटी से बात के लिए अब क्या इसे मार दोगे? नोप, किसने कहा मैं इसे मारूंगा? मैं इतना बेरहम इंसान भी नहीं हूं। निक कनिष्क का निक नेम। त्रिशान की बात सुन वो नौकर जो इतनी देर से उनकी बातें सुन रहा था, उसकी सांस में सांस आती है। वो दिल ही दिल कनिष्क को शुक्रिया कर रहा था, क्योंकि आज उसकी वजह से उसका बॉस उसे जिंदा छोड़ रहा था। वो नौकर अपने मन में सोचने लगता है, लोग उसके बॉस को फालतू में बेरहम डेविल शैतान कहते हैं, उसका बॉस तो कितना अच्छा है, उसकी गलती माफ कर रहा था। कनिष्क त्रिशान की बात सुन एक नजर त्रिशान को देखता है, और फिर नौकर को, जिसकी आंखों में एक चमक थी। जिसकी चमक को देख कनिष्क अपना सिर ना में हिला देता है, क्योंकि वो जान गया था नौकर अभी क्या सोच रहा है। लेकिन कनिष्क जनता था, त्रिशान इतना दयालु तो बिल्कुल नहीं था, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा। त्रिशान कनिष्क को देख डेविल स्माइल कर कहता है, करेक्ट मिस्टर वेलविशर, मैं इतना दयालु भी नहीं हूं, इसलिए मैं इसे मारूंगा नहीं, लेकिन इसकी गलती माफ भी नहीं करूंगा। इसलिए जिन आंखों से इसने नजरें उठा मेरी आंखों में देखने की हिम्मत की, वो आंखें अब उसके पास नहीं रहेंगी। नौकर जैसे ही त्रिशान की बात सुनता उसकी आंखें हैरत डर से बड़ी हो जाती है। त्रिशान बिना किसी की तरफ देखे अपनी हेड चेयर में बैठ कहता है, यक्ष। त्रिशान जैसे ही यक्ष कहता है, उसके अगले ही पल डाइनिंग एरिया में एक दर्दनाक चीख गूंज उठती है, जिसे सुन कनिष्क अपनी आंखें बंद कर देता है।
ओजस, तेजस और सात्विक के होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। चैप्टर 2। कनिष्क नौकर की दर्द भरी आवाज सुनता है तो उसकी नजर नौकर पर जाती है, जिसके दोनों आंखों में फॉक्सपून घुसी हुई थी। कनिष्क जैसे ही ये देखता है, वो एकदम से अपनी आंखें बंद कर देता है। जिसकी बंद आंखों को एक नजर देख त्रिशान के होठों पर क्रीपी मुस्कान आ जाती है। त्रिशान ब्रेड में बटर लगाते हुए बिना भाव के कहता है, मिस्टर वेल विश्व, बैठ के नाश्ता करो। तुम तो अपनी आंखें बंद ऐसे कर रहे हो जैसे पहली बार ये सब देख रहे हो। त्रिशान की आवाज सुन कनिष्क अपनी आंखें खोलता है और त्रिशान को देखता है। त्रिशान ब्रेड बटर का एक बाइट ले डेविल स्माइल कर कनिष्क को देखता है। कनिष्क अपने हाथों की मुट्ठी कस लेता है। वो त्रिशान को गुस्से में देखता है तो त्रिशान बिना कनिष्क की तरफ देख अपनी ठंडी खतरनाक आवाज में कहता है, नजरे नीचे मिस्टर वेल विशर, कहीं ऐसा ना हो हमारा वेल विशर बनने के चक्कर में तुम गेट वेल सून के लायक ना बन जाओ। कनिष्क त्रिशान की धमकी सुन उससे अपनी नजरें हटा लेता है। ये सच था, कनिष्क त्रिशान और उसके भाइयों का भला चाहता था, लेकिन जब त्रिशान कोई गुनाह करता था तो उसे उस पर बहुत गुस्सा भी आता था, लेकिन वो त्रिशान का कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि वो भी त्रिशान के ऑरा और उसकी ओशन ब्लू आंखों से डरता था। त्रिशान था ही ऐसा कि उसके आसपास जो भी रहे खुद को सुरक्षित महसूस कभी नहीं करता था। बस देखना ये था अब कौन ऐसा होगा जो खुद को त्रिशान जैसे शैतान के सामने खुद को सुरक्षित समझेगा, उसकी आंखों में आंखें मिला के देखेगा। ये कभी होगा भी या नहीं ये तो वक्त ही बता सकता है, या फिर कहानी की राइटर साहिबा। त्रियाक्ष अपने हाथों को टिश्यू पेपर से साफ करते हुए चिल्लाया, रवि। त्रियाक्ष के चिल्लाने की आवाज सुन एक आदमी तेजी से हॉल से भागते हुए डाइनिंग एरिया में आता है, जिसे बिना देखे त्रियाक्ष अपनी चेयर में बैठते हुए कहता है, इसे लेके जाओ और किसी हॉस्पिटल में पटक दो, याद रहे दोबारा ये यहाँ नहीं दिखना चाहिए। रवि, जो एक सर्वेंट के कब्जों में था, डरते हुए अपना सिर हिला देता है और उस नौकर को वहां से ले जाता है। डाइनिंग एरिया में अब शांति पसरी थी। कनिष्क भी अब चेयर बैठ चुपचाप अपना नाश्ता करने लगता है, जिसे एक नजर देख त्रियाक्ष डेविल मुस्कान लिए अपना नाश्ता करने लगता है। कुछ देर बाद सबका नाश्ता हो जाता है और सभी एक एक कर चेयर से उठ जाने लगते हैं। वो सभी विला से बाहर जाते उससे पहले वहां एक एक आदमी इंटर करता है, जिसे आते देख त्रिशान की आंखें छोटी हो जाती है। त्रिशान उन्हें वहां देख अपनी ठंडी आवाज में कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? त्रिशान की आवाज सुन वह आदमी, जिसकी उम्र 52-54 की रही होगी, त्रिशान की तरफ देख सख्त आवाज में कहता है, क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता? भूलो मत ये घर मेरा भी है। जी नहीं, ये घर आपका नहीं, जिंदल ब्रदर्स का है। आपका घर वह है जहां आपके अपने बीवी बच्चे रहते हैं। त्रियाक्ष ने आदमी की तरफ देख गुस्से में कहा। जिसके गुस्से भरे चेहरे को देख आदमी ने शांत लहजे में कहा, तुम सब भी मेरे बच्चे हो। गलत बड़े पापा, आप हम तीनों भाइयों के डैड नहीं हैं, हम तो आपके छोट भाई के बच्चे हैं। तेजस, जो उन सब भाइयों में सबसे छोटा और थोड़ा चुलबुला था, वीरेन की तरफ देख तुरंत जवाब देता है। जिसके जवाब को सुन वीरेन तेजस को घूरते हुए कहता है, छोटे भाई के हो या बड़े भाई के बच्चे तो हो, तुम तीनों भी इन दोनों की तरह मेरे ही बच्चे हो। तेजस वीरेन की डांट सुन मुंह बना लेता है। जब त्रिशान वीरेन की बात सुन सार्कास्टिकली कहता है, पहले खुद के बच्चों के तो बाप बन जाए। वीरेन त्रिशान की बात सुन उसकी तरफ देख निराशा से उसे देख कहते हैं, तुम कितनी बार मुझे ये एक ही ताना मारते रहोगे शान, जब तक आप जिंदा हैं? त्रिशान बिना किसी भाव के वीरेन को देख कहता है। जिसकी बात सुन वीरेन त्रिशान को देखने लगता है और फिर अपना सिर हिला के कहते हैं, तुम्हारी मुराद जल्द पूरी होगी, लेकिन मेरे मरने से पहले तुम मेरी इच्छा पूरी कर दो। त्रिशान अपनी हाथों की मुट्ठी कस वीरेन को एक नजर देख अपनी नजरें फेर कहता है, अब क्या चाहिए आपको? जो मांगा सब दिया तो है। वीरेन त्रिशान को देख बोले, बहू। त्रिशान गुस्से में वीरेन को देखता है। वहीं वीरेन की बात सुन त्रियाक्ष और बाकी तीनों भाई भी हैरानी से वीरेन को देखने लगते हैं। वीरेन सबकी नजरों को खुद में देख त्रिशान से कहता है, मैं चाहता हूं तुम शादी कर लो और अपना परिवार बसा लो, बस मेरी ये इच्छा है। त्रिशान वीरेन की बात सुन उन्हें कुछ देर देखता है और फिर शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है, हा हा हा, शादी कर लूं? और वो किस खुशी में मैं अपना घर बसाऊं?
कहीं आप अपना जैसा मुझे भी तो नहीं बनाने चाहते। वीरेन त्रिशान की बात सुन उसे देख कहते हैं, मैं कभी नहीं चाहता तुम मेरे जैसे बनो और मेरी जैसी लाइफ जियो, इसलिए ही तुमसे शादी करने को कह रहा हूँ। और मैं यहाँ तुमसे यही बताने आया था, मैंने तुम्हारे लिए लड़की देख ली है। त्रिशान, जो थोड़ी देर पहले ही सोफे में बैठा था, सोफे से उठ गुस्से में कहता है, व्हाट रबिश, किससे पूछकर आपने ये फैसला लिया? मैं किसी से शादी नहीं करूंगा और नहीं कभी करने वाला हूँ। अगर आप नहीं चाहते मैं पूरी तरह हमारे बीच के रिश्ते को खत्म ना कर दूं, तो यहाँ से चले जाए और दोबारा शादी की बात करने यहाँ मत आएगा। त्रिशान वीरेन को सर्द नजरों से देख वहां से जाने लगता है। उसके 4 भाई भी उसके पीछे जाने लगते हैं। जिन्हें जाता देख वीरेन कहता है, मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी, 2 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है। त्रिशान के कदम अचानक रुक जाते हैं, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिगड़ जाते हैं, गुस्से में हाथों की मुट्ठी कस जाती है। त्रिशान पलटकर वीरेन को देखता है। त्रिशान की आंखें इस वक्त लाल हो रखी थी, उसके आसपास का ऑरा डरावना हो जाता है। सबको वहां हल्की ठंड का एहसास होने लगता है, जिसे महसूस कर सबके माथे पर डर से ठंडा पसीना आने लगता है। ओजस अपने माथे से पसीना पोंछ धीरे से सात्विक से कहता है, ब्रो, बड़े पापा क्यों शेर का शिकार बनना चाहते हैं? सात्विक ओजस की बात सुन उसे एक नजर देख कहता है, अपना मुंह बंद कर और चुप खड़ा रह, कहीं ऐसा ना हो बड़े पापा की वजह से ब्रो के गुस्से का शिकार तुम ना बन जाओ। सात्विक की ठंडी बात को सुन ओजस चुप खड़ा हो जाता है और खामोश हो त्रिशान और वीरेन को देखने लगता है, जो एक दूसरे को देख रहे थे। त्रिशान की आंखें में एक ज्वाला दहक रही थी, जिसे देख वीरेन शांत लहजे में कहता है, जनता हूं तुम शादी करना नहीं चाहते हो और उसका कारण भी जानता हूं, लेकिन शान, सब रिश्ते एक जैसे नहीं होते हैं, किसी एक खराब रिश्ते की वजह से तुम सबको गलत नहीं मान सकते हो। सब एक जैसे ही होते हैं डैड, सब रिश्ते दिखावे, फरेब और लालच से भरे होते हैं। त्रियाक्ष ने वीरेन को देख दांत पीसते हुए कहा। जिसकी बात को सुन वीरेन ने त्रियाक्ष से कहा, सब तुम्हारी वाइफ की तरह नहीं होते हैं यक्ष, और भूलो मत मैंने तुम्हें मना किया था, मुझे वो लड़की सही नहीं लगती थी, लेकिन फिर भी तुमने मेरे खिलाफ जाके उसे अपनी लाइफ में लाए। तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई की नजरों में सारी लड़कियां तुम्हारी बीवी की तरह है। वो सबको एक जैसा समझता है, कोई अगर अच्छी भी हो उसे भी गलत बताया जाएगा। वीरेन ने त्रियाक्ष को गुस्से में देख कहा। जिनकी बात को सुन त्रियाक्ष के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, उसकी हाथों की मुट्ठी कस जाती है। त्रिशान त्रियाक्ष को एक नजर देख वीरेन से अपनी तेज आवाज में कहता है, मिस्टर जिंदल। वीरेन त्रिशान की तरफ देखते हैं। त्रिशान वीरेन के पास आ उनकी आंखों में आंखें डाल कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई से ऐसे बात करने की? वीरेन त्रिशान की आंखों को देख डर जाते हैं, लेकिन आज वो तय करके आए थे, वो त्रिशान को शादी के लिए मना कर रहेंगे। इसलिए वीरेन अपने डर को अपने चेहरे में जाहिर ना करते हुए त्रिशान से कहते हैं, बापू, उसका जैसे चाहे वैसे बात कर सकता हूँ, और तुम्हारे भाई ने गलती की है, और उसकी गलती की वजह से तुम शादी नहीं करना चाहते हो। इसके एक गलत डिसीजन की वजह से इसके किसी की भाई की शादी नहीं होगी, तुम में से कोई शादी नहीं करेगा, इसका कारण सिर्फ ये है। अगर ये 2 साल पहले मेरी बात सुनता तो आज तुम्हारी सात्विक और कनिष्क की शादी हो चुकी होती। वीरेन ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए त्रियाक्ष को बेलम करते हुए कहा। जिनके इंजाम को सुन त्रियाक्ष के कदम पीछे हो जाते हैं, उसकी नजरें नीचे झुक जाती है। उसके कानों में वीरेन की बातें गूंज रही थी। त्रिशान त्रियाक्ष के झुके सर को देखने लगता है। वीरेन भी जब त्रियाक्ष के सर को झुके देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो मजबूर थे ये सब कहने को। वो जानते थे वो ऐसी बातें बोल अपने बेटे के जख्मों को हरा कर रहे हैं, लेकिन वो एक पिता थे, अपने बच्चों की भलाई के लिए माँ बाप को कभी कभी बच्चों को डांटना पड़ता है। वीरेन अपने सभी बच्चों को खुश देखना चाहते थे, उनका हंसता मुस्कुराता परिवार बनते हुए देखना चाहते थे। वीरेन त्रियाक्ष को देख मन में कहते हैं, माफ कर देना यक्ष, लेकिन बच्चे, मैं जो कर रहा हूँ तुम सब की भलाई के लिए कर रहा हूँ। जानता हूँ तुम सब मुझे इसके बाद कभी माफ ना करो, लेकिन एक बार शान की बीवी तुम सब के बीच आ जाए, मुझे फिर पूरा यकीन है वो तुम सबको संभाल लेगी और शायद बदल भी देगी। चैप्टर 3। वीरेन त्रियाक्ष को देख गहरी सांस ले बिना इमोशन के कहता है, अब नजरें झुकाए क्यों हो?
तुम्हारी वजह से तुम्हारा बड़ा भाई अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहा। तुम तो अपने प्यार के बड़े बड़े दावा करते थे, तो क्या हुआ? तुम्हारा भाई तुम्हारे उस प्यार को देख शादी से इनकार क्यों कर रहा? सब जानता हूँ, तुमन ही इसे कहा होगा, सारी लड़कियां फरेबी होती है, तुम्हारी बीबी की तरह। तुम्हारी बीबी ने तुम्हें धोखा दिया तो तुम सारे भाइयों को लगता है सब एक सी होती है, सब पैसों के लिए तुमसे शादी करेगी। त्रियाक्ष वीरेन को देख नहीं में अपना सिर हिलाता है। त्रियाक्ष के चेहरे पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ दर्द दिख रहा था। अभी थोड़ी देर पहले जिस त्रियाक्ष को किसी को मारने से हाथ नहीं कान पे थे, चेहरे पर कोई डर इमोशन कुछ नजर नहीं आ रहे थे, उस त्रियाक्ष की आंखों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ दर्द दिख रहा था। होठ कांप रहे थे, माथे पर पसीना आया हुआ था। बड़े पापा भाई ने हम में से किसी को ऐसा नहीं कहा, हम लोग खुद शादी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हम भाइयों के बीच कोई तीसरा आए और हमें एक दूसरे से अलग करे। सात्विक ने बहुत शांत लहजे में वीरेन से कहा। जिसकी बात को सुन वीरेन बोले, ओह ऐसा है, तो तुम सब की सोच उस वक्त कहाँ गई थी जब इस नालायक ने निहारिका से शादी की थी? तब मैंने तुम सब से कहा था वो लड़की तुम सब को बिखेर कर रख देगी। तुम सब ने उस वक्त क्यों कुछ नहीं कहा? और जब मैंने उसके बारे में बताया तो तुम सब ने मुझे तुम लोगों के बीच में बोलने से मना कर दिया, खासकर तुम्हारे उस भाई ने। वीरेन त्रिशान की तरह इशारा कर कहते हैं। सब त्रिशान की देखने लगते हैं। त्रिशान कुछ नहीं कहता, उसकी नजर तो बस त्रियाक्ष पर टिकी थी, जो वीरेन की बातों को सुन अंदर से टूट रहा था। उसका वो ऑरा, वो डेविल पर्सनैलिटी सब इस वक्त कहीं गायब हो गई थी। वो इस वक्त पूरा अंदर से टूटा और हारा हुआ लग रहा था। कनिष्क वीरेन से कहता है, अंकल अभी ये सब बातें करने का कोई मतलब नहीं है, वो सब गुजर गया, आप प्लीज बीती बातों को मत दोहराए। वीरेन कनिष्क की तरफ देख कहता है, मुझे भी ये सब कहने में कोई अच्छा नहीं लग रहा है कनिष्क बेटा, मैं तो इन सब की सोच को गलत साबित कर रहा हूँ कि जैसे ये सोचते हैं हर कोई वैसे नहीं होता है। यक्ष के एक गलत डिसीजन के चलते ये सारे भाई बिखरे होते, अगर उस औरत की सच्चाई उनके सामने नहीं आती तो ये सब आज यहाँ अभी एक साथ खड़े एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते। अगर वो लड़की अभी भी यक्ष की लाइफ में होती तो वो यक्ष को इन सब से कब का दूर। इनफ, बहुत हुआ, आप अब कुछ नहीं कहेंगे? त्रिशान चिल्ला के कहता है। त्रिशान की तेज आवाज सुन वीरेन एकदम से चुप हो जाते हैं। वीरेन त्रिशान को देखने लगता है। त्रिशान वीरेन को देख अपनी आग उगलती आंखों से देख अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, शादी होते हुए देखना चाहते हैं ना आप? मेरी बहू चाहिए ना आपको हमें संभालने वाली, हमारा घर बसाना चाहते हैं? वीरेन त्रिशान को देखने लगते हैं। त्रिशान वीरेन को लाल आंखों से देख कहता है, ठीक है, मंजूर है मुझे आपकी बात, जिसे पसंद किया उसी से शादी करूंगा। लेकिन आप अब यक्ष के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। मैं उसके बारे में आपके मुंह से कुछ भी गलत नहीं सुनना चाहता हूं। कुछ भी नहीं, त्रिशान वीरेन की तरफ उंगली कर कहता है। त्रियाक्ष त्रिशान की तरफ देखने लगता है, उसकी आंखें हल्की लाल और पनीली हो गई थी। त्रिशान एक नजर घूर के वीरेन को देख त्रियाक्ष के पास आ उसके दोनों कंधों को पकड़ लेता है। त्रियाक्ष अपना सिर झुका लेता है। जिसके झुके सिर को देख त्रिशान बिना वीरेन की तरफ देख कहता है, यक्ष ने गलत लड़की नहीं चुनी थी, उसने सच्चा प्यार किया था, जिसके बदले में उसे धोखा मिला। यक्ष ने हमें कभी नहीं कहा सारी लड़कियां धोखेबाज मतलबी होती हैं, उसने सिर्फ कहा उसे प्यार में बेवफाई मिली है। त्रिशान वीरेन की तरफ मुड़ता है और वीरेन को देख कहता है, ठीक है मैं शादी करूंगा, मैं भी देखता हूं आपने ऐसी कौन सी लड़की चुनी है मेरे लिए, जो मुझे ही नहीं मेरे सभी भाइयों को भी संभालती है, और कितने दिन तक संभाल पाती है। यक्ष ने गलत लड़की चुनी थी, तो मैं देखता हूं आपने ऐसी कौन सी लड़की चुनी है जो सबसे अलग है, और मेरे पॉवर रुतबे से नहीं मुझसे शादी करने को तैयार है। वीरेन त्रिशान की बात सुन हल्की मुस्कान लिए कहता है, वो बहुत अच्छी है, पानी की तरह साफ दिल की। तुम एक बार जब उससे वीरेन कह ही रहे थे कि तभी त्रिशान अपना हाथ दिखा वीरेन को चुप कर उनकी तरफ देख बोला, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना है, वो कैसी है क्या है, आई डोंट केयर। वीरेन त्रिशान को देखने लगते हैं। त्रिशान कहता है, मैं शादी करूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। वीरेन त्रिशान की शर्त वाली बात सुन उसकी तरफ देख पूछता है, कैसी शर्तें?
त्रिशान कहता है शादी इसी घर से होगी, जिंदल ब्रदर्स हाउस से, जिंदल विला से नहीं, और मेरी शादी में सिर्फ आप और मेरे भाई शामिल रहेंगे, आपकी वाइफ और बच्चे मेरी शादी में नहीं आएंगे। वीरेन त्रिशान की शर्त सुन बिना ऑब्जेक्शन के कहता है ठीक है, मंजूर है, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। त्रिशान ने बिना भाव के वीरेन की तरफ देख कहा बताए। वीरेन बोले तुम्हारी शादी में भले ही हम सब रहेंगे, लेकिन तुम्हारी शादी पूरे रीति रिवाज से होगी, शादी के जितने भी फंक्शन होते हैं वो सब किए जाएंगे, और तुम इसके लिए मना नहीं करोगे, तुम्हारी बारात पूरे धूमधाम से लड़की के यहाँ जाएगी। त्रिशान वीरेन को देख कहता है और अगर मैं आपकी शर्तें ना मानूं तो मैं भी तुम्हारी कोई शर्तें नहीं मानूंगा। ये मत सोचना तुम शादी करने से मना कर दोगे, मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। अगर तुमने ये शादी नहीं की तो मैं त्रियाक्ष की शादी अपनी पसंद की लड़की से करवा दूंगा, और ये मुझे मना भी नहीं कर पाएगा। त्रियाक्ष वीरेन को देखता है। वीरेन एक नजर त्रियाक्ष को देख त्रिशान से कहता है अब फैसला तुम्हारा है। त्रिशान हाथों की मुट्ठी कस वीरेन से बोला ठीक है, मंजूर है, लेकिन शादी 2 हफ्ते बाद नहीं परसों ही होगी, आज और कल में आपको जो फंक्शन करने हैं करिए, परसों शादी होगी। वीरेन त्रिशान की बात सुन कुछ देर सोचते हुए बोले ओके ठीक है, मैं लड़की वालों को कॉल कर बता दूंगा, आज शाम तुम्हारी मेहंदी, कल हल्दी संगीत और परसों सुबह यहाँ से बारात रवाना होगी। ठीक है, लेकिन संगीत नहीं होगा, मुझे मेरे घर में कोई शोर शराबा नहीं चाहिए, मेहंदी हल्दी की रस्म होगी बस, त्रिशान ने कहा। अत्रियाक्ष वीरेन त्रिशान की बातें सुन अपने हाथों की मुट्ठी कस अपने कदम पीछे ले वहां से निकल जाता है, जिसे जाते हुए कनिष्क देख लेता है। वीरेन त्रिशान से अब और कुछ नहीं कहते हैं। त्रिशान वीरेन को एक नजर देख हाउस से बाहर चला जाता है। त्रिशान को जाते देख ओजस तेजस एक दूसरे को देखते हैं और फिर दोनों भी बाहर चले जाते हैं। कनिष्क वीरेन को देख कहता है अंकल आपको यक्ष को वो सब नहीं कहना चाहिए था, अपने उसके जख्मों को नहीं कुरेना चाहिए था। वीरेन कनिष्क की तरफ देख नम आंखों से कहता है मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन शान को शादी के लिए हाँ बुलवाने के लिए मुझे उसे हट करना पड़ा। ये जानते हुए भी कि यक्ष भाई आज जो इतने बदले हुए हैं उसकी वजह एक लड़की है, अपने फिर भी शान भाई को शादी की हाँ करवाने के लिए यक्ष भाई को उनके बीता हुआ कल में मिले जख्मों को ताजा किया बड़े पापा। सात्विक ने दुखी स्वर से वीरेन से पूछा। जिसकी बात को सुन वीरेन ने कहा सारी लड़कियां निहारिका गुजराल की तरह लालची मतलबी नहीं होती है अवी। अवी सात्विक का निकनेम सात्विक, और तुम देखना एक बार वो लड़की त्रिशान की लाइफ में आ गई तो वो तुम सबकी लाइफ को बदल देगी। तुम सब भाइयों को माँ की तरह प्यार देगी। तुम सब डेविल ब्रदर्स को संभालेगी। सात्विक वीरेन की बात सुन फीका मुस्कुराते हुए कहता है आपको लगता है बड़े पापा शान भाई उन्हें इस घर में ज्यादा दिन तक टिकने देंगे? माना अगर टिक भी गई तो क्या वह लड़की हम जैसे 5 डेविल भाइयों को संभाल पाएगी? नहीं, वह 2 दिन में यहां से खुद भाग जाएगी। वीरेन सात्विक को देख हल्का हंसते हुए कहता है वह कहीं नहीं जाएगी, बल्कि वो तो तुम सब उसके साथ रहकर चेंज हो जाओगे। वह बच्ची इतनी मासूम, इतनी साफ दिल की है कि तुम सब खुद उसके मासूमियत को देख उसे डांट भी नहीं पाओगे। है तुम सब से छोटी लेकिन तुम सबको वह अकेले संभालेगी। सात्विक वीरेन के कॉन्फिडेंस को देखकर कहता है देखते हैं बड़े पापा कौन किसे बदलता है। वीरेन अपना सिर हिला देता है। सात्विक वीरेन को देख वहां से चला जाता। अब वहां कनिष्क और वीरेन थे। कनिष्क वीरेन के कॉन्फिडेंस को देख पूछता है अंकल क्या आपको सच में ऐसा लगता है उस लड़की के शान की जिंदगी में आने से ये 5 भाई बदल जाएंगे? लगता नहीं है कनिष्क, मुझे पूरा यकीन है वो लड़की है ही इतनी प्यारी मासूम कि अच्छे अच्छे शैतानों को भी इंसान बना दे। ये सब फिर भी इंसान ही हैं, भले ही हार्टलेस हैं लेकिन बदलेंगे जरूर एक दिन ये सब, बस इन्हें सही राह दिखाने वाला कोई नहीं मिला था, लेकिन जब अहेली इन सब की जिंदगी में कदम रखेगी तो ये सब बदलेंगे और उन्हें बदलने वाली होगी शान की वाइफ अहेली। अहेली कनिष्क वीरेन की तरफ देख सवालिया नजरों से देखता है। जिसे देख वीरेन कहते हैं हाँ अहेली। अहेली कदम शान की जिसके साथ शादी होने वाली है उसका नाम है। तुम जब उसे देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा मैंने क्यों ये फैसला लिया है। कनिष्क वीरेन को देख बस अपना सिर हिला देता है।
वीरेन कनिष्क कुछ देर और बातें करते हैं और फिर दोनों भी वहां से चले जाते हैं। कनिष्क हाउस से बाहर जाता है और वहीं वीरेन रात के फंक्शन की तैयारी करवाने लगते हैं। चैप्टर 4 जिंदल इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ी कंपनी जिसके 32वें फ्लोर में सीईओ का केबिन था। उस केबिन के अंदर त्रियाक्ष हेड चेयर में बैठा हुआ था। त्रियाक्ष इस कंपनी का सीईओ है और त्रिशान कंपनी का प्रेसिडेंट है। सात्विक कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर था तो वहीं ओजस फैशन डिजाइन का डायरेक्टर था। उसके साथ तेजस भी था। वैसे तेजस को त्रिशान ने त्रियाक्ष के अंडर काम करने को कहा था, क्योंकि तेजस अभी 23 साल का था और सबसे छोटा भी। लेकिन तेजस त्रियाक्ष से डरता था, इसलिए वो ओजस के साथ काम करने को कहता है। वैसे तेजस को एक्टिंग का शौक था और वो एक एक्टर बनना चाहता था, लेकिन ये बात ओजस के अलावा किसी को पता नहीं थी। इसलिए वो ओजस के साथ रह चुपके एक्टिंग कर लेता था। खैर, बाकी इनके बारे में आगे पढ़ते रहेंगे। त्रियाक्ष अपनी चेयर में बैठा अपना सिर चेयर के हेड से लगाए हुए था। त्रियाक्ष की आंखें बंद थी और उसके जहन में वीरेन की कई बातें सुनाई दे रही थी, जिसे याद कर त्रियाक्ष की आंखों के सामने एक खूबसूरत लड़की का चेहरे नजर आता है, जो मुस्कुराते हुए त्रियाक्ष की आंखों में देख कहती है, आई लव यू यक्ष। त्रियाक्ष एकदम से अपनी आंखें खोल देता है, उसकी आंखें लाल हो रखी थी। त्रियाक्ष के कानों में उसी लड़की की आवाजें सुनाई देने लगती है, यक्ष मैरी मी, तुम्हारे डैड नहीं चाहते हम साथ रहे, तुम्हारे भाई क्या हर टाइम तुमसे चिपके रहते हैं, तुम अपने भाइयों के साथ रह मुझे भूल जाते हो, तुम्हारा प्यार सिर्फ अपने भाइयों के लिए है, मेरे लिए नहीं, मुझे तुम्हारे भाइयों के साथ नहीं रहना, तुम डिसाइड करो भाई या प्यार, मुझे डाइवोर्स चाहिए, +50 करो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैंने तो तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम्हारे पास पैसा पौवा था। शट अप। त्रियाक्ष एकदम से अपने कान में हाथ लगा चिल्ला के कहता है, जिससे आ रही सारी आवाज बंद हो जाती है। त्रियाक्ष अपने कान से हाथ हटा टेबल में रखा सारा सामान नीचे गिरा देता है। उसकी सांसें तेज हो जाती है, शरीर कांपने लगता है। तभी त्रियाक्ष के केबिन का डोर खुलता है और त्रिशान भागते हुए अंदर आता है। दरअसल त्रिशान त्रियाक्ष को देखने ही उसके केबिन को तरफ आ रहा था, लेकिन जब अंदर से कुछ गिरने टूटने की आवाज सुनता है, तो तेजी से अंदर की तरफ भागता है। त्रिशान त्रियाक्ष को देखता है, जो डेस्क को पकड़े हुए खड़ा था और उसका शरीर कांप रहा था, चेहरा आंखें लाल हो रखी थी। त्रियाक्ष सच में अभी एक राक्षस की तरह लग रहा था। अगर अभी कोई कमजोर दिल वाला त्रियाक्ष को देख ले तो वो वहीं बेहोश हो जाता। त्रिशान त्रियाक्ष के पास आ उसे पकड़ एकदम से अपने गले से लगा लेता है। त्रियाक्ष त्रिशान को कस के जकड़े हुए कहता है, आई किल यू, आई विल किल यू ब्लडी बिटच। त्रिशान त्रियाक्ष के उसे एकदम जकड़ने से त्रिशान अपनी आंखें बंद कर देता है और धीरे धीरे त्रियाक्ष के पीठ को रबकर उसे शांत कर कहता है, रिलैक्स यक्ष। त्रियाक्ष के कानों में जैसे ही त्रिशान की आवाज पड़ती है, उसकी आंखें जो अभी तक लाल आग बनी हुई थी, वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है और साथ ही उसकी पकड़ त्रिशान में जो कसी हुई थी, वो हल्की होने लगती है। त्रिशान त्रियाक्ष की पीठ पर हाथों से धीरे धीरे थपकी दे रहा था। त्रियाक्ष जब पूरा शांत हो जाता है, तो त्रिशान त्रियाक्ष को खुद से दूर कर उसे देख उसके दोनों गालों में हाथ रख शांत आवाज में कहता है, आर यू ओक। त्रियाक्ष त्रिशान को देखता है और उसके हाथ को पकड़ कहता है, ब्रो आपने ऐसा क्यों किया, क्यों हाँ कहा शादी के लिए, ब्रो अगर वो भी उसकी तरह निकली तो मेरी वजह से फिर से मेरी वजह से आपको सफर करना पड़ेगा। त्रिशान त्रियाक्ष को उसकी चेयर में बैठा टेबल में रखा पानी का गिलास उठा उसकी तरफ बढ़ा देता है। त्रियाक्ष त्रिशान को देखने लगता है तो त्रिशान त्रियाक्ष के बालों को सहला उसे पानी पीने का इशारा करता है। त्रियाक्ष पी लेता है। त्रिशान त्रियाक्ष के हाथ से गिलास लेते हुए कहता है, इस बार हम में से कोई सफर नहीं करेगा। त्रियाक्ष त्रिशान की बात सुन कहता है, मतलब क्या है आपका। त्रिशान गिलास को टेबल में रख होठों पर एक जहरीली स्माइल लिए कहता है, मैं शादी करूंगा, वो लड़की हमारे घर मेरी बीवी बन के जरूर आएगी, लेकिन मैं उस लड़की को अपनी बीवी होने का दर्जा नहीं दूंगा। मिस्टर जिंदल को मेरा घर बसता हुआ देखना था ना, ठीक है देखने दो उनको मेरा बसा हुआ घर। त्रिशान होठों पर अजीब सी मुस्कान लिए त्रियाक्ष को देखता है। त्रियाक्ष त्रिशान की मुस्कान देख कहता है, आप क्या करने वाले हो भाई उसके साथ।
त्रिशान एविल स्माइल लिए कहता है, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, जो भी होगा मिस्टर जिंदल के कहे मुताबिक होगा। उन्होंने कहा ना वो हम सभी भाइयों को संभालेगी, तुम सब का ख्याल रखेगी तो ठीक है, वो वही करेगी, हम सब की केयर टेकर बनकर। त्रिशान इतना कह त्रियाक्ष के सिर में हाथ फेर उसके केबिन से निकल जाता है। त्रियाक्ष त्रिशान के जाने के बाद दरवाजे की तरफ देख कहता है, सब लड़की एक जैसे होती है, लालची, लेकिन फिर भी आपके लिए दुआ करूंगा भाई, आपकी लाइफ मेरी तरह ना बने। डैड ने जैसे उस लड़की के बारे में कहा हो वो वैसी ही हो। शाम का वक्त, जिंदल ब्रदर्स हाउस। इस वक्त शाम के 5 बज रही थी और पांचों माफिया भाई घर आ गए थे, क्योंकि वीरेन ने उन्हें आज जल्दी आने को कहा था। आज त्रिशान की मेहंदी जो थी, वैसे कोई भी आना तो नहीं चाहता था, लेकिन वीरेन की शर्त और अपने छोटे भाई त्रियाक्ष के लिए त्रिशान घर जल्दी आ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था वीरेन त्रियाक्ष पर उसके ना आने का इल्जाम भी लगा दे। जब अब माफिया ब्रदर्स का किंग घर आ गया था, तो उसके पीछे उसके माफिया भाइयों का आना लाजमी था। पांचों जब घर पहुंचते हैं तो उनकी नजर घर पर जाती है, जिसे पूरी तरह सजाया गया था, हर जगह लाइट फूल लगाए हुए थे। घर इस वक्त सच में बहुत खूबसूरत दिख रहा था, लेकिन घर की खूबसूरती को नजरअंदाज कर घर में हुई डेकोरेशन को देख त्रिशान की आंखें छोटी हो जाती है और गुस्से से जबड़े भींच जाते हैं। त्रिशान हॉल के खड़ा पूरे घर को अपनी गहरी ठंडी ओशन ब्लू आंखों से घूरने लगता है। वीरेन जो वहां काम कर रहे लोगों को कुछ समझा रहा था, उसकी नजर जब त्रिशान और उसके भाइयों पर जाती है, तो वो नौकर को काम करने का इशारा कर उन सबके पास आता है। तो त्रिशान उन्हें देख एकदम से पूछता है, किसे पूछकर आपने मेरे घर की ये हालत की है? ये सब निकालने को कहिए, मुझे मेरा घर में कोई कचरा पसंद नहीं है, खासकर ये सब। त्रिशान ने हॉल में लगे लाइट और फूलों को तरफ इशारा कर कहा। जिसकी बात को सुन वीरेन त्रिशान से कहते हैं, ये कोई कचरा नहीं है, शादी का घर है, थोड़ा बहुत तो डेकोरेशन तो करना ही था। मुझे नहीं पसंद ये सब, आपने शादी के लिए कहा था, तो मैं शादी कर रहा हूँ, वो बहुत है। मुझे मेरा घर जैसा था वैसे ही चाहिए। ये सब ताम झाम निकालो यहाँ से, त्रिशान ने बिना इमोशन के कहा। जिसकी बात सुन वीरेन नाराजगी से बोले, शान, शादी विवाह वाला घर है, थोड़ा चहल पहल रौनक तो दिखनी चाहिए, ताकि लगे भी यहाँ शादी हो रही है। और तुम सब निकालने को कह रहे हो, शादी हो रही तुम्हारी तो थोड़ा खुशी तो दिखाओ अपनी, हमेशा की तरह अपनी ये शक्ल लिए नाक में गुस्सा ले हो। त्रिशान ने वीरेन की बात सुन अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, खुशी दिखाऊं? सीरियसली मिस्टर जिंदल, किसी बात की खुशी जाहिर करूं? इस बात की कैसे अपने मेरे भाई को पॉइंट कर मुझे शादी के लिए हाँ बुलवाया था? उसके पास्ट में मिले जख्मों पर उसकी के बाप ने नमक डाला है, इस बात की खुशी दिखाऊं? वीरेन त्रिशान की बात सुन त्रियाक्ष की तरफ देखता है, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, बस खाली आंखें लिए पूरे घर को देव रहा था। त्रिशान वीरेन से कहता है, मैंने कहा था शादी सिर्फ हम लोगों के बीच में होगी, तो फिर ये सब करने के लिए आपको किसने कहा? त्रिशान की बात सुन कनिष्क आगे आते हुए कहता है, शान, तुम अपने डैड से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? पता है उन्हें तुम्हारी शर्तें, लेकिन तुम भूल चुके हो ये तुम्हारे डैड हैं, उनकी भी कुछ इच्छा है। तुमने शादी सिंपल तरीके और हम लोगों के अलावा और किसी को शादी में बुलाने को मना किया। अंकल ने तुम्हारी बात मानी, लेकिन तुम उनके बड़े बेटे हो, उनके कुछ अरमान होंगे, कुछ ख्वाहिश होगी जो वो करना चाहते हैं, तो तुम उनकी ख्वाहिश अरमानों को क्यों तोड़ रहे हो? शादी जैसे तुम चाह रहे हो उस तरह से हो रही है ना? अब अंकल थोड़ा बहुत शादी वाला माहौल बना रहे तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? त्रिशान कनिष्क को देख अपने दांत पीसते हुए बोला, लेकिन मुझे ये सब नहीं पसंद। अगर ऐसा ही है तो फिर सॉरी टू से अंकल, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। आपको शान की शादी में शामिल नहीं होना चाहिए। आप चले जाए यहाँ से, ये अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे शादी कर सकता है, ये बिना किसी रस्म रिवाज के अपने भाई के साथ दुल्हन लेने जा सकता है। मुझे भी इसकी ऐसी शादी में आने का कोई मन नहीं है, जहां थोड़ा सा भी रौनक खुशी न हो, और वैसे भी इसने खुद बाहर के लोग मना किया है, और मैं बाहर के लोगों में आता हूं। कनिष्क ने त्रिशान को देख बिना भाव के कहा। जिसकी बात को सुन त्रिशान के हाथों की मुट्ठी कस जाती है, और वो अपनी डार्क आंखों से कनिष्क को घूरने लगता है। सात्विक कनिष्क को देख नजरजगी से बोला, निक भाई, आप ये क्या कह रहे हैं?
आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, आप खुद को बाहर वाला कैसे कह सकते हैं? कनिष्क त्रिशान को देखते हुए ही सात्विक को जवाब देता है, अभी जिस घर में एक पिता को अपने होने का दर्जा नहीं दिया जाता, उसकी खुशी का ख्याल नहीं रखा जाता हो, उस घर में मुझ जैसे बाहर वाले की क्या इज्जत होगी? त्रियाक्ष ने कनिष्क को देख कहा, व्हाट रबिश निक, ये क्या बकवास कह रहे हो तुम जानते हो तुम हमारे लिए हमारे भाई जैसे हो। कनिष्क त्रियाक्ष की बात सुन कुछ नहीं कहता, बस त्रिशान को देखने लगता है। त्रिशान कनिष्क को गुस्से में देख दांत पीसते हुए बोला, जो करना है करो, मुझे मेरे घर में किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं चाहिए, और नहीं कुछ भी ओवर चाहिए। त्रिशान इतना कह अपने रूम की तरफ चला जाता है। वहीं कनिष्क वीरेन जैसे ही त्रिशान की बात सुनते हैं, दोनों के चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है। जिसकी मुस्कान को देख त्रियाक्ष ने कनिष्क के मुंह में पंच मार दांत पीसते हुए कहा, आगे से ऐसी कोई भी बकवास की तो यहां से बाहर निकाल के फेंक दूंगा, फिर अच्छे से बने रहना बाहर का। कनिष्क अपने मुंह में हाथ रख त्रियाक्ष को देख मुस्कुरा के बोला, सॉरी यारा, वो शान को ब्लैकमेल कर रहा था ताकि कमीना ये सजावट हटाने को नहीं कहे। अंकल ने इतना मेहनत की है यार, सुबह से लगे हुए हैं वो ये सब करवाने में, और उनके बेटे की शादी है, वो तो खुश कभी होगा नहीं, पर अंकल तो खुशी दिखा सकते हैं। त्रियाक्ष घूर के कनिष्क को देखता है और एक नजर वीरेन को देख अपने कमरे की तरफ चला जाता है। ओजस तेजस वीरेन कनिष्क को देख बिना कुछ कहे अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। जिन्हें ऐसे जाते देख वीरेन बोले, इन दोनों को क्या हुआ? दोनों शान भाई के लिए बहुत पॉजिटिव हैं, वो नहीं चाहते शान भाई की लाइफ में कोई आए और वो उन्हें उनके भाई को दूर कर दे, इसलिए दोनों ऐसे बिहेव कर रहे हैं। सात्विक ने वीरेन को जवाब देते हुए कहा। जिसकी बात सुन वीरेन कनिष्क एक दूसरे को देखने लगते हैं। चैप्टर 5। त्रिशान रूम में आता है तो उसे बेड में रखे कपड़े दिखते हैं, जिन्हें त्रिशान कुछ देर अपने ठंडी नजरों से देखते हैं और फिर अपना बैग रख कोट और टाई निकाल शर्ट के बटन खोलते हुए सीधा वॉशरूम के चला जाता है। वहीं इधर नीचे वीरेन कनिष्क ने मेहंदी की सारी तैयारियां कर ली थी। उन्होंने ज्यादा ताम झाम कुछ नहीं किया था और नहीं कोई फिल्मों टीवी सीरियल की तरह मेहंदी सेरेमनी के लिए कुछ बड़ा किया था। बस सोफे के आगे टेबल पर ही एक प्लेट में मेहंदी सजा के रखी थी। कनिष्क वीरेन को देख कहता है, अंकल सब हो गया लेकिन एक चीज की कमी है। वीरेन कनिष्क को देख कंफ्यूजन में पूछता है, किस चीज की? कनिष्क बेटा 1 मिनट बताता हूँ। कनिष्क अपनी उंगली से इशारा कर कहते हुए अपने रूम की तरफ चला जाता है। वीरेन कनिष्क को जाते हुए बस देखते रहते हैं। जब 5 मिनट बाद कनिष्क अपने रूम से हाथ में कुछ लेते हुए सीढ़ियों से नीचे भागते हुए आता है, जिसे देख वीरेन कहते हैं, अरे बेटा आराम से आओ। कनिष्क वीरेन के पास आ रुकते हुए गहरी सांस लेता है। तो वीरेन कनिष्क को देख पूछते हैं, ऐसा क्या लेने गए थे तुम ऊपर? कनिष्क अपने हाथ में पकड़ा कैमरा वीरेन को दिखाते हुए कहता है, ये अंकल। वीरेन कनिष्क के हाथ में कैमरा देखा बोले, कैमरा? हाँ कैमरा मुझे पता है अंकल, मेरा खड़ूस दोस्त और आपका गुस्सैल बेटा बाहर से किसी कैमरे वाले को घर में घुसने नहीं देगा, और बिना फोटोज के शादी में मजा नहीं आता। अब आपके बड़े बेटे की शादी हो रही है, कुछ यादें तो कैद होनी चाहिए, इसलिए हम इसमें त्रिशान की शादी की हर एक रस्म को कैद करेंगे। कनिष्क ने वीरेन की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहा। जिसकी बात को सुन वीरेन के होठों में भी मुस्कान आ गई और वो अपना सिर हिला देता है। वीरेन कनिष्क अभी बातें कर ही रहे थे कि जब उन्हें सीढ़ियों से नीचे आते कदमों की आवाज आती है, जिसे सुन दोनों अपना सिर घुमा के देखते हैं। तो दोनों की नजर त्रिशान पर जाती है, जिसने लाइट ग्रीन कॉलर का कुर्ता सलवार और उसके ऊपर डार्क ग्रीन वास्केट पहना हुआ था, जिसे देख वीरेन कनिष्क देखते ही रह जाते हैं। त्रिशान इस वक्त बहुत हैंडसम लग रहा था। त्रिशान कनिष्क वीरेन को अपनी तरफ देख उन पर अपनी एक सरसरी नजर डालता है और फिर आके सोफे में बैठ बिना की भाव के मेहंदी की तरफ देख अजीब सा मुंह बना कहता है, मुझे ये बदबूदार चीज अपने हाथ में नहीं लगवानी है। वीरेन कनिष्क जैसे सी त्रिशान की बात सुनते हैं, उसकी तरफ देख कनिष्क कहता है, शान थोड़ा तो लगाने पड़ेगा यार, शगुन है। त्रिशान घूर के कनिष्क को देखता है तो कनिष्क कहता है, अच्छा एक काम करते हैं, तेरी होने वाली दुल्हन का नाम लिखते हैं, बस इतना तो चलेगा ना? त्रिशान कनिष्क को घूरता है
और बिना कुछ कहे अपना राइट हैंड आगे कर दूसरे हाथ में फोन लिए स्क्रॉल करने लगता है, जिसके हाथ को देख कनिष्क सात्विक की तरफ देख कहता है, अभी इधर आओ, अपने भाई के हाथ में भाभी का नाम लिखो। त्रिशान कनिष्क के मुंह से भाभी सुन उसकी तरफ घूरने लगता है, जिसकी नजरों को इग्नोर कर कनिष्क सात्विक से बोला, अभी आओ, तुम वहां क्यों हो। सात्विक त्रिशान की तरफ देखता है और फिर त्रिशान के पास आ टेबल में रखी मेहंदी की कोन उठा त्रिशान का हाथ पकड़ कनिष्क वीरेन की तरफ देख पूछता है, भाभी का नाम, मेरा मतलब लड़की का नाम क्या है, मुझे नहीं पता। अहेली, वीरेन कहते हैं, जिनके नाम बताने पर सात्विक वीरेन को नासमझी में देखता है, जिसकी नजरों को देख कनिष्क कहते हैं, पगले, भाभी का नाम है अहेली, उसे लिख। त्रिशान, जिसका ध्यान अपने फोन को स्क्रॉल करने में था, कनिष्क के अहेली कहने पर उसके हाथ अचानक रुक जाते हैं। लेकिन उसकी नजरें अब भी फोन पर ही थी, जब त्रिशान को अपने हाथ में ठंडक का एहसास होता है, जिससे त्रिशान की आंखें खुद व खुद बंद हो जाती है। और सात्विक त्रिशान के हाथ में अहेली लिख कोन वापस प्लेट में रख कहता है, हो गया। कनिष्क ने अपने कैमरे में त्रिशान के हाथ में लिखा अहेली के नाम की फोटो क्लिक की, साथ ही सात्विक के साथ भी, जिसकी आवाज को सुनकर त्रिशान अपनी आंखें खोलता है। त्रिशान सोफे से उठ खड़ा होता है और बिना कुछ कहे सीधा अपने रूम को तरफ चला जाता है, जिसे जाते हुए वीरेन नम आंखों से देखने लगते हैं। इधर त्रिशान अपने रूम में आता है, उसे पता नहीं क्यों लेकिन एक अजीब सा एहसास, एक अजीब सी बेचैनी अपने अंदर महसूस हो रही थी। त्रिशान बालकनी में आता है और वहां चल रही ठंडी हवा में खड़ा हो अपनी आंखें बंद कर देता है और खुद के अंदर हो रही हलचल को शांत करने लगता है। जब 2 मिनट आंखें बंद होने के बाद अचानक त्रिशान को दो खूबसूरत भूरी आंखें दिखने लगती है। पिंक गुलाबी होठों की मुस्कान, कानों में पहने झुमके, हाथों की चूड़ियों की छनकार और किसी के गोरे खूबसूरत पैर जिन पर पायल पहनी हुई झनक रही थी। त्रिशान एकदम से अपनी आंखें खोलता है, उसके चेहरे और आंखों के भाव बदल जाते हैं। त्रिशान बाहर छाए गहरे अंधेरे को देख खुद से कहता है, व्हाट द हेल, ये सब क्या था। त्रिशान को कुछ समझ में नहीं आता, उसकी आंखों के सामने जो दिखा वो सब क्या था। त्रिशान गुस्से में अपने हाथ को रेलिंग में रख कस के रेलिंग को पकड़ लेता है। ये पहली बार था जब त्रिशान को ऐसे कुछ दिखा हो, खासकर वो भूरी आंखें। पता नहीं क्यों त्रिशान का दिमाग अब सिर्फ उन खूबसूरत सी भूरी आंखों में बार बार जा रहा था। त्रिशान की पकड़ रेलिंग में कसती जा रही थी कि तभी अचानक त्रिशान को अपनी मेहंदी का याद आता है, जिससे उसकी पकड़ रेलिंग में ढीली पड़ जाती है और वो अपने हाथ को देखने लगता है। त्रिशान रेलिंग से अपने हाथ को हटा उसे सीधा कर देखता है तो उसके हाथ में लिखा अहेली का नाम खराब हो मिट चुका था, जिसे त्रिशान गहरी नजरों से देख कहता है, जैसे नाम मिटा है उसी तरह तुम्हें भी बहुत जल्द अपनी जिंदगी से मिटा दूंगा। त्रिशान इतना कह अपने हाथ में खराब हुई मेहंदी को पूरा हटा देता है और फिर खुद के हाथ को देख एविल स्माइल कर रूम में चला जाता है। इसी तरह पूरी रात गुजर अगली सुबह आ जाती है और इस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे जब त्रिशान ब्लैक कॉलर का 3 पीस सूट पहने तैयार हो नीचे आता है, जिसे देख वीरेन हॉल में बैठे थे त्रिशान को तैयार हुआ देख पूछते हैं, तुम तैयार होके कहाँ जा रहे हो, आज हल्दी है तुम्हारी, पता है ना। त्रिशान वीरेन को सरसरी नजरों से देख कहता है, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है इसलिए ऑफिस जा रहा हूं, अब ये फालतू के ड्रामे के लिए मैं अपने काम में कोई लापरवाही नहीं करूंगा। वीरेन सोफे से उठ त्रिशान के पास आ उसके हाथ से उसका बैग लेते हुए कहते हैं, जानता हूँ मेरा बेटा कितना वर्कहॉलिक है, लेकिन आजकल के लिए खुद को जरा फ्री कर दो क्योंकि कल तुम्हारी शादी है और आज शाम को ही हम यहाँ से यूपी के लिए निकलेंगे। रही मीटिंग की बात तो त्रियाक्ष अपने रूम में जिस मीटिंग के लिए तुम जा रहे हो ऑनलाइन ले रहा है, इसलिए तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। त्रिशान वीरेन को घूरने लगता है। वीरेन बोले, मुझे ऐसे मत घूरो, जल्दी जाओ और तैयार होके आओ। त्रिशान वीरेन को घूर टेबल में रखे बाउल को देखता है जिसमें हल्दी रखी हुई थी, जिसे कुछ देर देखने के बाद त्रिशान बाउल्स हल्दी हाथ में निकाल अपने चेहरे में लगते हुए बोला, हो गई ये रस्म भी अब बस। ऐसे कैसे बस, खुद की हल्दी में खुद को कौन हल्दी लगाता है, हम लोग तुझे हल्दी लगाएंगे। कनिष्क त्रिशान के पास आ उसे देख कहता है, जिसकी बात को सुन त्रिशान दांत पीसते हुए बोला, तो कल से कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगा है।
कनिष्क त्रिशान की बात सुन हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, अरे कल मेरे यार की शादी है, तो मैं बहुत खुश हूँ। खुशी एक्साइटमेंट में मुंह में जो आ रहा है बोल दे रहा हूँ, तो ज्यादा माइंड मत कर, बस सुन ले और करता जा, शादी तक की तो बात है। त्रिशान कनिष्क की बात सुन उसे घूरने लगता है। कनिष्क त्रिशान का हाथ पकड़ उसे एक तरफ ले जाता है, जहां हल्दी की सारी तैयारी की हुई थी। कनिष्क त्रिशान को बैठा वीरेन से बोला, अंकल पहले आप इसे हल्दी लगाएं, फिर सब बारी बारी लगाएंगे। वीरेन त्रिशान के पास आता है, हल्दी को पैर, हाथ और गाल में लगाता है। त्रिशान इन सबसे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। उसके चेहरे के बनते बिगड़ते भाव को कनिष्क, त्रियाक्ष और बाकी भाई साफ साफ देख पा रहे थे, लेकिन कोई कहता कुछ नहीं है। वीरेन त्रिशान को हल्दी लगा कनिष्क को देख कहते हैं, कनिष्क अब तुम अपने दोस्त को हल्दी लगाओ। कनिष्क जो त्रिशान की हल्दी की वीडियो बना रहा था, अपने हाथ में पकड़ा कैमरा त्रियाक्ष को देते हुए कहता है, यक्ष मेरी अच्छी से फोटो और वीडियो बनाना। त्रियाक्ष कनिष्क को घूरते हुए कहता है, मुझे मत दे, मैं कुछ नहीं बनाने वाला। कनिष्क मुंह बनाते हुए कहता है, तुम शान की तरह क्यों बनते जा रहे हो? वीडियो बनाने को कह रहा हूं, रील नहीं। त्रियाक्ष कनिष्क को अजीब नजरों से देखने लगता है, जिसके हाथ से कैमरा वापस ले कनिष्क बोला, मत बना, तू मेरा दोस्त नहीं रहा, अब तो बदल गया। कनिष्क की नौटंकी को देख त्रियाक्ष आंखें सिकोड़ कर कनिष्क को घूरता है और फिर उसके हाथ से कैमरा छीनते हुए दांत पीसते हुए कहता है, अपनी नौटंकियां बंद कर, देख रहा हूं कल से तेरा मुंह कुछ ज्यादा ही खुल रहा है, कहे तो मैं तेरा मुंह बंद कर सकता हूं। कनिष्क त्रियाक्ष की डायरेक्ट धमकी को सुन कनिष्क ने त्रिशान को तरफ जाते हुए कहा, शान को वाइफ को इस घर में आने दे, पहले उसके बाद जो करना है कर लेना। त्रियाक्ष नामे अपना सिर हिला कनिष्क की वीडियो बना खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, शादी नहीं बर्बादी है, ये सब बहुत मुश्किल जिंदगी चुनी है, उस लड़की ने 2 दिन भी नहीं टिक पाएगी यहाँ। त्रियाक्ष कनिष्क की त्रिशान को हल्दी लगाने की वीडियो और फोटो क्लिक करता है। कनिष्क के हल्दी लगाने के बाद सात्विक भी त्रिशान को हल्दी लगाता है। कनिष्क त्रियाक्ष से पूछता है, तुम कौन भाई को हल्दी नहीं लगाओगे? त्रियाक्ष रूड वॉइस में बोला, मुझे कोई शौक नहीं है ये फालतू की जबरदस्ती की रस्म करने में, मैं जा रहा हूँ, मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है। त्रियाक्ष कनिष्क के हाथ में उसका कैमरा रख वहां से चला जाता है। जिसे जाते देख कनिष्क खुद से कहता है, क्या से क्या हो गया तुम यक्ष, पहले तुम हर छोटी छोटी खुशियों पर भी कितना खुश रहा करता था, लेकिन आज देखो तुम्हारे भाई को शादी हो रही है, लेकिन ना तो तुम्हारे चेहरे में चमक है और नहीं त्रिशान के चेहरे पर कोई खुशी वाले एक्सप्रेशन दिख रहे हैं। पता नहीं वो लड़की कैसे यहाँ तुम लोगों के साथ रहेगी, आई होप तुम लोगों से कोई तकलीफ ना दो। कनिष्क सोचते हुए त्रिशान को देखता है, जो खामोशी से बैठा हुआ एक टक खुद पर लग हल्दी को घूर रहा था, जिसे देख कनिष्क नामे अपना सिर देता है और फिर हल्दी को रस्म भी पूरी हो जाती है। ऐसे ही सुबह से दिन से शाम में बदल जाती है। आज वैसे त्रिशान का संगीत था, लेकिन अब त्रिशान ने घर में किसी भी प्रकार का शोर शराबा करने को मना किया था, तो कोई कुछ नहीं करता और सब अपने अपने रूम में होते हैं। सिर्फ कनिष्क और वीरेन ऐसे थे जो कुछ सामान पैक कर रहे थे, जो लड़की और उसके परिवार वालों को देने थे। शाम के 7 बजे सब लोग तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वीरेन ने कहा था बारात आज ही रवाना होगी, तो सब रेडी थे। सब ने फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। जहां सात्विक ने ब्लैक शर्ट विद ग्रे पैंट पहना हुआ था, तो वहीं तेजस ओजस ने व्हाइट शर्ट और ब्राउन शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहने हुए थे। तो वहीं कनिष्क ने ग्रीन कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था और वहीं त्रियाक्ष ने ब्लैक कॉलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। वीरेन ने भी मेहरून कॉलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। सभी हॉल में त्रिशान के आने का इंतजार कर रहे थे। जब कुछ देर बाद ऑफ वाइट रंग की शेरवानी पहने त्रिशान नीचे आता है, सबको नजर त्रिशान पर जाती है, तो सबकी नजर एक पल के लिए उस पर रुक सी जाती है। ऑफ वाइट रंग की शेरवानी के साथ चूड़ीदार पैंट और सिर पर सेहरा था, साथ में पिंक दुपट्टा जिसे त्रिशान ने राइट कंधे से टांगे हुए लेफ्ट हैंड की कलाई में लटकाया हुआ था। पैर में शेरवानी से मैचिंग मोजड़ी पहने हुए थे। कुल मिला के त्रिशान बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। त्रिशान जब सबको ऐसे खुद को मुंह खोले हुए देखता है, तो दांत पीसते हुए कहता है, मुझे ऐसा घूरना बंद करो जैसे कोई अजूबा देख रहे हो। भाई ये अजूबे से कम नहीं है। कैन यू बिलीव हाउ हैंडसम यू लुक? तेजस ने त्रिशान की तारीफ करते हुए कहा।
जिसकी तरफ देख त्रिशान ने कहा, शट अप। त्रिशान बाहर की तरफ बढ़ जाता है। उसके पीछे पीछे त्रियाक्ष सात्विक भी चले जाते हैं। ओजस तेजस के कंधे में हाथ रख बोला, चल अब यहीं रहने का विचार है। तेजस ओजस को देख बाहर की तरफ बढ़ जाता है। सबके जाने के बाद वीरेन कनिष्क भी बाहर आ जाते हैं, और फिर त्रिशान त्रियाक्ष और कनिष्क एक गाड़ी में आगे निकल जाते हैं, और दूसरी गाड़ी से सात्विक और वीराने जी जाते हैं। ओजस तेजस ओजस की कार से निकल जाते हैं, और उनके आगे और पीछे से उनके गार्ड की कार रहती है। चैप्टर 6। अगली सुबह शामली। एक बहुत ही खूबसूरत सा घर जो ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन छोटा भी नहीं था। उस घर को बहुत खूबसूरत से सजाया गया था। घर के बाहर बहुत बड़ा आंगन था, जिसके बीचों बीच मंडप लगाया गया था। मंडप को चारों तरफ से गुलाब के फूलों से सजाया गया था, जो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। वहीं आंगन के मेन गेट पर भी गेंद और चमेली के फूलों से गेट को सजाया गया था, और साथ ही साथ गेट के बीचों बीच गेंदे और चमेली के मिश्रण से एक लड़ी बनाई गई थी, जिसे गेट के बीचों बीच एक छोर से दूर छोर में बांधा गया था। घर की सजावट और मंडप को देख साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि आज यहाँ किसी की शादी होने वाली है। घर मेहमानों से भरा हुआ था। उन्हीं मेहमानों के बीच में से एक औरत हाथों में स्वागत मालाएं लिए बाहर की तरफ जाते हुए कहती है, संध्या जरा देख अहेली तैयार हुई कि नहीं, बारात किसी भी वक्त आती होगी। औरत की आवाज सुन एक औरत जिसने रानी पिंक कॉलर की जरी वाली बनारसी साड़ी पहनी हुई थी, जिसके पल्लू में हैवी वर्क हुआ था। औरत दिखने में बहुत खूबसूरत थी, मांग में सिंदूर और गले में बड़ा सा मंगलसूत्र पहना हुआ था। ये औरत थी अहेली की मां संध्या कदम। संध्या औरत की बात सुन कहती है, माँ उसे ब्यूटिशियन तैयार कर रही हैं, और मैं थोड़ी देर पहले देख के आई हूँ, अहेली बस तैयार हो गई। आप ये बताएं, ये अहेली के पापा कहाँ हैं, वो तैयार हुए कि नहीं? औरत जिसकी उम्र 65-68 साल के आसपास की रही होगी, लेकिन औरत के चेहरे के रौब और तेज को देख कहीं से भी नहीं लग रहा था ये 68 की होंगी। ये औरत थी संध्या की सास और अहेली की दादी माँ अनुप्रिया कदम थी। अनुप्रिया संध्या को देख बाहर जाते हुए कहती है, वो अनय के साथ बारातियों को लेने गया है, उन्हें ये का रास्ता नहीं पता है, पहली बार यहाँ आ रहे हैं ना। संध्या ने अनुप्रिया की बात सुन उनके पीछे आते हुए चिंता वाले भाव में कहा, माँ हम लोगों ने उन्हें कभी देखा नहीं है, और नहीं मेरी बेटी को उन्होंने देखा हुआ है, फिर भी इन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कहा। माँ हमारी बेटी खुश तो रहेगी। संध्या की बात को सुन अनुप्रिया के कदम रुक जाते हैं, और वो पीछे मुड़ संध्या को देखती हैं, जिसकी आंखों में नमी और चेहरे पर अहेली के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। अनुप्रिया संध्या के पास आ उसे देख कहती है, संध्या तुम्हारा फिक्र करना लाजमी है, हम लोग नहीं जानते हैं उन्हें, लेकिन मैं अपने बेटे को भी जानती हूँ, वो अपनी बेटी की शादी ऐसे ही किसी से तो नहीं करवाएगा। उसने रिश्ता किया है, तो परिवार अच्छा होगा। संध्या अनुप्रिया की बात सुन कुछ कहती उससे पहले बाहर से ढोल बजने की आवाज आने लगती है, जिसे सुन संध्या अनुप्रिया बाहर आ जाते हैं। दरवाजे पर बारात खड़ी थी, जिसे देख अनुप्रिया संध्या से कहती है, जल्दी जाओ आरती की थाल लेके आओ। संध्या अपना सिर हिला देती है, और अंदर की तरफ चली जाती है। अनुप्रिया दरवाजे पर खड़े वीरेन और बाकी सबको देखती है। उनकी नजर दरवाजे पर खड़े त्रिशान और उसके भाइयों के बीच खड़े दो लोगों पर जाती है, जिनमें एक आदमी और एक 22-23 साल का लड़का था। और ये दोनों त्रिशान और उसकी फैमिली के नहीं लग रहे थे, नहीं उनके साथ आए बाराती बन उनके गार्ड, ये दोनों कोई और नहीं संध्या के पति पुष्कर और उनका बेटा अनय थे। पुष्कर अनुप्रिया को देख दरवाजे पर लगी माला के नीचे से अंदर आ जाते हैं, उनके साथ अनय भी आता है। अनुप्रिया उनके पास आते हुए पूछती है, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? पुष्कर नहीं मैं अपना से हिलाते हुए कहते हैं, नहीं माँ सब ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। संध्या कहाँ है, दूल्हे की आरती उतारनी है। संध्या अंदर से आरती की थाली लिए बाहर आती है, जिसे देख पुष्कर अनुप्रिया देखती है। संध्या अनुप्रिया के पास आती है तो अनुप्रिया कहती है, तुम आरत उतारो। संध्या अनुप्रिया की बात सुन पुष्कर को देखती है तो पुष्कर अपना सिर हिला देते हैं। संध्या गेट पर आती है। संध्या दरवाजे पर खड़े हो सारे लड़कों को देखती है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि बारात के साथ एक भी औरत नहीं थी।
जिसे देख संध्या वीरेन की तरफ देख धीरे से पूछती है, भाई साहब क्या आप लोगों के साथ कोई औरत नहीं आई है? वीरेन संध्या की बात सुन एक नजर अपने सभी बेटों को देखते हैं और फिर संध्या की तरफ देख कहते हैं, जी नहीं। संध्या वीरेन की ना सुन पुष्कर की तरफ देखती है। पुष्कर संध्या को इशारा करते हैं। संध्या को अजीब लगता है लेकिन कुछ नहीं कहती है। संध्या त्रिशान की तरफ देखती है और कहती है, बेटा सेहरा ऊपर करिए। त्रिशान संध्या की बात सुनता है लेकिन अपना सेहरा ऊपर नहीं करता है। जिसे अपना सेहरा ऊपर ना करता देख संध्या दोबारा कहती है, बेटा सेहरा ऊपर कीजिए। कनिष्क त्रिशान के पास आता है और उसका सेहरा ऊपर करता है। संध्या एक नजर कनिष्क को देख त्रिशान की तरफ देख जैसे ही आरती उतारने को थी, संध्या की नजर अचानक सीधा त्रिशान की आंखों पर पड़ती है। और संध्या जैसे ही त्रिशान की आंखों को देखती है, संध्या एकदम ठंडा पड़ जाता है। उसका शरीर डर से कांपने लगता है। उसके हाथ आरती के लिए ऊपर ही नहीं उठ पा रहे थे। उसके हाथ कांपने लगते हैं। कनिष्क वीरेन संध्या को जब यूं डरते हुए देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वहीं त्रियाक्ष के होठों पर अजीब से स्माइल आ जाती है। त्रिशान के चेहरे पर तो कोई भाव नहीं थे, वो खामोशी से बिना इमोशन के संध्या को देख रहा था। वो खामोश था लेकिन आंखों में आग का सैलाब था, जिसे देख संध्या इतनी डर गई थी। पुष्कर अनुप्रिया जब संध्या को भूत की तरह खड़ा देखते हैं तो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। पुष्कर संध्या के पास आ उसके कंधे में हाथ रख कहते हैं, क्या हुआ संध्या, आरती करो, वो कब से दरवाजे पर खड़े हैं। पुष्कर की आवाज सुन संध्या अपने सेंस में आती है और उसकी नजर त्रिशान की आंखों से हट पुष्कर पर चली जाती है। पुष्कर संध्या के चेहरे में पसीना देख हैरानी से बोले, क्या हुआ संध्या, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? संध्या पुष्कर के सवाल पर डरते हुए उन्हें देखती है और फिर नजरें त्रिशान की तरफ करती है, तो उसकी नजरें इस बार त्रिशान के चेहरे पर जाती है, क्योंकि त्रिशान ने अपनी नजरें अब कहीं और कर दी थी। त्रिशान का चेहरा संध्या को शांत नजर आता है, जिसके चेहरे और आंखों में इतना अंतर देख संध्या कंफ्यूज हो जाती है। पुष्कर संध्या को अब भी खड़ा देख बोले, संध्या आरती करो। संध्या होश में आती है और हाँ में अपना सिर हिला त्रिशान की आरती करने लगती है। त्रिशान बिना संध्या को देख चुप खड़ा था। संध्या त्रिशान की आरती उतार अब उसके माथे पर तिलक करती है। संध्या के हाथ अभी भी कांप रहे थे। संध्या त्रिशान को जैसे ही तिलक लगाती है, त्रिशान की आंखें बंद हो जाती है और हाथों की मुट्ठी कस जाती है। पुष्कर सीज हाथ में लिए त्रिशान की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, बेटा इससे ये स्वागत माला कट कर अंदर आइए। त्रिशान बिना भाव के पुष्कर के हाथ में रखी सीज को देखने लगता है। तेजस ओजस के कान में धीरे से कहता है, जिन हाथों से भाई ने आज तक अपने दुश्मनों को काटा है, आज उन्हीं हाथों से ये अंकल उन्हें ये फूलों की माला काटने को कह रहे हैं। त्रिशान तेजस की धीमी आवाज को सुन तिरछा मुस्कुर जाता है। वो पुष्कर के हाथ में पकड़ी सीज को कुछ पल देख उनके हाथ से सीज ले उसे अजीब तरह से देखते हुए दरवाजे पर रखी माला को कट कर देता है। माला के कटते ही सब ताली बजाने लगते हैं। अनुप्रिया हाथों में पकड़ी माला पुष्कर और अनय को पकड़ती है, जिसे ले पुष्कर जी वीरेन और त्रिशान के गले में पहनाते हैं और अनय त्रियाक्ष के गले में माला पहनाता है। जिसके माला पहनाने त्रियाक्ष घूर के अनय को देखता है। अनय त्रियाक्ष की घूरती नजरों से डर जाता है। जिसके चेहरे में डर को देख कनिष्क आगे आ अनय के हाथ से माला पहन कहता है, ये थोड़ा अगडू है। अनय कनिष्क की बात सुन त्रियाक्ष को देखता है तो त्रियाक्ष कनिष्क को घूर अंदर चला जाता है। जिसे जाते देख अनय कहता है, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा अगडू और खडूस भी है। जिसकी बात को सुन कनिष्क हैरानी से अनय को देखता है और फिर हल्का मुस्कुराकर अपना सिर हिला देता है। अनय सात्विक ओजस तेजस को भी माला पहना उन्हें अंदर आने को कहता है। अंदर आते ही पहले सब उन्हें एक जगह बैठा पानी शरबत पिलाते हैं और कुछ देर बाद पंडित जी के कहने पर त्रिशान मंडप में आके बैठ जाता है और बिना किसी भाव के बस जल रही हवन कुंड की आग को देखने लगता है। पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ते हैं और फिर संध्या की तरफ देख कहते हैं, कन्या को बुला लाइए। अनुप्रिया संध्या से कहती है, जाओ बेटा अहेली को लेके आओ। एक बार फिर अहेली का नाम सुन त्रिशान के अंदर हलचल मचने लगती है। त्रिशान की हाथों की मुट्ठी कस जाती है। संध्या ऊपर चली जाती है
और जब 10 मिनट बाद संध्या अहेली को लेके सीढ़ियों से नीचे आती है। सबकी नजर सीढ़ियों की तरफ जाती है तो नजर वहीं टिक जाती है। खूबसूरत से वाइन कॉलर का लहंगा जिसमें बहुत हैवी वर्क किया हुआ था, रेड कॉलर की चुन्नी जिसने अहेली का चेहरा कवर था, लेकिन चुन्नी नेट वाली होने से अहेली का खूबसूरत चेहरा उसमें साफ नजर आ रहा था। जिसके चेहरे में भरी मासूमियत और दूध की तरह निखरे चेहरे को देख लड़का क्या लड़कियां औरत सबकी नजर जैसे टिक सी जाती है। त्रियाक्ष अपने फोन को स्क्रॉल कर रहा था। उसे किसी से कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन जब वो अपने बगल में बैठे कनिष्क की आवाज सुनता है, जो कह रहा था ओएमजी ये लड़की है या फिर कोई अप्सरा, जिसे सुन त्रियाक्ष के हाथ अचानक जो फोन को स्क्रॉल कर रहे थे रुक जाते हैं। त्रियाक्ष कनिष्क को देखता है। कनिष्क जिसकी नजर सीढ़ियों से उतर रही अहेली पर थी, उसकी नजरों को देख त्रियाक्ष की नजर भी अनजाने में सीढ़ियों की तरफ चली जाती है, और जैसे ही उसकी नजर भी अहेली पर पड़ती है तो एक पल के लिए त्रियाक्ष की नजरें मानो अहेली की सादगी और खूबसूरती पर टिक जाती है। त्रियाक्ष एकटक बस अहेली को देख रहा था। अहेली नजरें नीचे कर अपनी चुनरी को दोनों हाथों से पकड़ धीरे धीरे नीचे आ रही थी। संध्या अहेली को मंडप में ले आती है और त्रिशान के बगल में बैठा देती है। जैसे ही त्रिशान को अपने बगल के किसी के बैठने का एहसास होता है, उसके अंदर एक अजीब से एहसास होता है, लेकिन त्रिशान एक बार भी नजर घुमा अहेली की तरफ नहीं देखता है। त्रियाक्ष भी एकदम अपने सेंस में आता है। वो अपनी नजरें अहेली से हटा वापस अपने फोन को देखने लगता है। इधर पंडित जी मंत्र पढ़ शादी आगे बढ़ाते हैं, और फिर कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद कहते हैं कन्यादान के लिए कन्या के माता पिता आगे आइए। संध्या पुष्कर पंडित जी के कहने पर आगे आते हैं, तो पंडित जी कहते हैं कन्या के हाथ को वर के हाथ में रखिए। पंडित जी के कहने पर पुष्कर अहेली का हाथ त्रिशान के हाथ में रखते हैं। त्रिशान के हाथ के ऊपर जैसे ही अहेली का हाथ आता है, त्रिशान की नजर अपने हाथ पर जाती है। अपने हाथ के ऊपर किसी नाजुक कोमल हाथ को देख त्रिशान के होठों पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है। अहेली का हाथ त्रिशान के बड़े से हाथ के ऊपर किसी छोटे बच्चे के हाथ की तरह दिख रहा था, जिसे देख त्रिशान की मुस्कान और गहरी हो जाती है। अहेली चुपचाप बैठी थी। पंडित जी पुष्कर जी के हाथ में एक पान का पत्ता रख उसके ऊपर फूल और कुछ और सामग्री रख देते हैं और फिर उसके ऊपर त्रिशान और अहेली का हाथ रखते हैं। संध्या का हाथ पुष्कर के हाथ के नीचे था और फिर पंडित जी मंत्र पढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद कन्यादान विधि संपन्न हो जाती है और फिर पंडित जी कुछ और मंत्र पढ़ने के बाद त्रिशान अहेली को फेरों के लिए खड़े होने को कहते हैं। त्रिशान पंडित जी की बात सुन खड़ा हो जाता है। अहेली भी धीरे से खड़ी होने लगती है, लेकिन लहंगा भारी होने की वजह से वो गिरने लगती है, लेकिन तभी त्रिशान बिना अहेली को देखे उसके हाथ को पढ़ लेता है। अहेली धीरे से नजरें उठा त्रिशान को देखती है, अब जाके अहेली की आंखें देखती है। ब्राउन आंखें जो बहुत ही खूबसूरत थी, बड़ी बड़ी पलकें जिन पर कोई आईलैशेस नहीं लगी हुई थी। अहेली 2 मिनट त्रिशान को देख उससे नजरें हटा उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर खड़ी होती है। त्रिशान अहेली की पकड़ को देख उसकी तरफ देखता है, लेकिन उससे पहले त्रिशान अहेली का चेहरा देखता अहेली मुड़ जाती है, जिसे देख त्रिशान वापस अपनी नजरें अहेली से हटा लेता है और फिर फेरे लेने लगते हैं। सब दोनों पर फूल बरसाने लगते हैं। फेरे पूरे होने के बाद दोनों वापस नीचे बैठ जाते हैं। पंडित जी त्रिशान की तरफ सिंदूर बड़ा कहते हैं कन्या की मांग में सिंदूर दान कीजिए। त्रिशान पंडित की बात सुन सिंदूर को कुछ देर तक देखने लगता है और फिर सिंदूर को चांदी के सिक्के में ले अहेली की तरह मुड़ जाता है। संध्या जी अहेली के घूंघट को ऊपर करती है। त्रिशान की नजरें अनायास अहेली के चेहरे पर जाती है तो उसके हाथ जो सिंदूर भरने के लिए उठे थे एकदम से रुक जाते हैं। त्रिशान की नजर जैसे ही अहेली के चेहरे पर जाती है, एक पल के लिए सब रुक जाता है। त्रिशान की नजरें अहेली के खूबसूरत से मासूम चेहरे पर जम जाती है। अहेली की नजरें नीची थी। वो हल्का अपनी नजरें उठा त्रिशान को देखती है, और जैसे ही त्रिशान की नजर अहेली की आंखों से मिलती है, तो बस उसकी ओशन ब्लू आइज उसकी उन खूबसूरत ब्राउन आंखों से जुड़ जाती है। चैप्टर 7। त्रिशान और अहेली की आंखें एक दूसरे से मिली हुई थी। दोनों की नजरें एक दूसरे की आंखों से हट ही नहीं रही थी।
त्रिशान को एहसास ही नहीं होता वो अभी किसी की शांत शीतल आंखों में डूबा हुआ है, और नहीं उसे इस बात का एहसास होता है कि अहेली की नजरें भी उसकी आंखों से मिली हैं। जिन आंखों में आज तक जिस किसी ने भी नजरें उठा के देखा था उसकी रूह कांप उठती थी, शरीर डर से कांपने लगता है, उन्हीं आंखों में अहेली बिना डरे देख रही थी। देख नहीं वो तो उसकी उन गहरी ओशन ब्लू आंखों में जिसमें हमेशा आग दहकती थी, उन्हीं दहकती आंखों में खो गई थी। साथ में त्रिशान को भी अपनी भूरी गहरी झील जैसी शीतल आंखों में डुबाया हुआ था। कितनी अजीब बात थी ना, दो लोग जो आपस में कभी मिले नहीं थे, जिन्होंने कभी एक दूसरे को देखा तक नहीं था, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर ऐसे खो गए थे, मानो जैसे दोनों कितने वर्षों बाद इन आंखों को देख रहे हो। दोनों को ऐसा लगता है जैसे दोनों इन आंखों को पहले से जानते हो बहुत करीबी से, लेकिन ऐसा तो कुछ था नहीं, दोनों एक दूसरे से अनजान थे, दानों कभी मिले नहीं थे, फिर ये एहसास कैसे था इनके बीच दोनों अनजान थे इस बात से। सबकी नजरें दोनों पर थी, क्योंकि करीब 10 मिनट हो चुका था। संध्या जी अहेली के चेहरे के घूंघट को ऊपर किए हुए थे, लेकिन अभी तक ना तो त्रिशान का हाथ सिंदूर भरने के लिए ऊपर उठे थे और नहीं नजरें अहेली से हटी थी। नजरें तो अहेली की भी नहीं हटी हुई थी। लेकिन जब काफी वक्त हो जाता है और त्रिशान अहेली की मांग में सिंदूर नहीं भरता है, तो संध्या जी पुष्कर की तरफ देखने लगती है। पुष्कर जी भी त्रिशान को जब अहेली की मांग में सिंदूर भरते नहीं देखते हैं, तो वो वीरेन की तरफ देखने लगते हैं। वीरेन पुष्कर को देखते हैं और फिर उसे शांत रहने का इशारा कर त्रिशान की तरफ देखते हैं, लेकिन इससे पहले वीरेन त्रिशान को कुछ कहते या उसे अहेली की मांग में सिंदूर भरने को कहते हैं, त्रिशान अहेली की आंखों में देखते हुए ही उसकी मांग भर देता है। जिसके मांग में सिंदूर भरते ही अहेली की आंखें बंद हो जाती है। अहेली की आंखें बंद होते ही त्रिशान एकदम से अपने सेंस में आता है, और वो हैरानी और कंफ्यूजन में कभी अपने हाथ को देखता तो कभी अहेली की मांग में भरे सिंदूर को। त्रिशान को कुछ समझ में नहीं आता अभी अभी उसके साथ हुआ क्या था। त्रिशान के चेहरे में अजीब से कंफ्यूजिंग वाले भाव दिख रहे थे। हैरान करने वाली बात थी, जिस हार्टलेस डेविल माफिया के चेहरे में आज तक कोई भाव नहीं दिखते थे, आज उस माफिया के चेहरे पर हैरानी और कंफ्यूजन के भाव थे। स्ट्रेंज, सच में ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात थी। त्रिशान वापस अहेली को देखता है। अहेली धीरे से अपनी आंखें खोलती है, मगर इस बार अहेली की नजर इससे पहले त्रिशान की आंखों से दोबारा टकराती पंडित जी कहते हैं, बेटा कन्या को मंगलसूत्र पहना दो। जिनकी आवाज सुन त्रिशान पंडित जी को देखता है और फिर उनके हाथ में रखे मंगलसूत्र को एक नजर घूर उनसे ले लेता है, और इस बार त्रिशान बिना अहेली की तरफ देखे उसके गले में मंगलसूत्र बांध देता है। ये होते ही सब दोनों पर फूल बरसाने लगते हैं। संध्या जी के चेहरे में अभी भी डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें त्रिशान की वो गहरी आग जैसी आंखें अभी भी उनकी आंखों के सामने आ रही थी, जिसे याद कर उनका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। उन्हें रह रहकर अपनी बेटी की चिंता सता रही थी। उन्हें अहेली के लिए पता नहीं क्यों बहुत डर लग रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बेटी की शादी त्रिशान के कराकर उन्होंने गलती कर दी हो। पुष्कर जी जब संध्या के डर से पीले पड़े चेहरे को देखते हैं, तो संध्या से पूछते हैं, क्या हुआ संध्या, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतारा हुआ है? जहां तक मुझे पता है, बेटी की विदाई में माँ की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों में मुझे आंसू की जगह डर और चेहरा का नूर गायब क्यों दिख रहा है? संध्या पुष्कर की बातें सुन उनकी तरफ देखती है, और फिर त्रिशान की तरफ इशारा कर कहती है, पुष्कर जी क्या आपको पूरा यकीन है हमारी बेटी इनके साथ खुश रहेगी, या फिर ये हमारी बच्ची को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे? पुष्कर ने संध्या के सवाल को सुन उनकी तरफ देख कहा, क्या हुआ संध्या, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है हमारी बेटी त्रिशान के साथ खुश नहीं रहेगी? संध्या पुष्कर की बात सुनती है तो उसकी आंखों के सामने एक बार फिर त्रिशान की आंखें घूम जाती है, जिसे याद कर संध्या कहती है, पता नहीं क्यों पुष्कर जी मुझे ऐसा लग रहा जैसे लड़का बहुत अलग है। क्या अलग है? मैं समझा नहीं संध्या, आप कहना क्या चाहती हैं? पुष्कर ने संध्या की बातों को ना समझते हुए पूछा। जिसकी तरफ देख संध्या कहती है, मुझे लड़का बहुत अलग लगा। मेरा मतलब जैसे वो दिखते हैं, उनका चेहरा और उनकी आंखें बहुत अलग रहती है। उनका चेहरा जितना शांत दिखता है, उनकी आंखें मुझे उससे उलट शोले की तरह दहकती दिखती हैं।
मुझे वो बहुत मिस्टीरियस लगते हैं। मुझे डर है कहीं वो हमारी बेटी के साथ कुछ बुरा न कर दे। पुष्कर संध्या की बात पर उसके चेहरे के डर को देख त्रिशान को देखते हैं, जो चुपचाप मंडप में बैठा हुआ मंडप में जल रही अग्नि को देख रहा था। जिसे एक नजर देखने के बाद पुष्कर संध्या को शांत कर कहते हैं, संध्या तुम्हारा डर जायज है, क्योंकि तुम अहेली की माँ हो, लेकिन संध्या आप भूल रही हैं, मैं भी अहेली का पिता हूँ, और एक पिता अपनी बेटी को कभी गलत हाथ में नहीं देगा। तुमने सुना होगा एक जौहरी ही सोने की पहचान कर सकता है, तो समझ लो मैंने अपनी बेटी के लिए सोना नहीं हीरे जैसा लड़का चुना है। बस हमारी बेटी को अब कोयले की खान से हीरे को सुरक्षित बाहर निकालना है और उसे एक चमक देनी है। संध्या को पुष्कर की बातें कुछ समझ में नहीं आती, वो कंफ्यूजन में पुष्कर को देखने लगती है। पुष्कर संध्या को कंधों से पकड़ बोले, तुम निश्चिंत रहो, हमारी बेटी बहुत खुश रहेगी। संध्या पुष्कर को देखती है। पुष्कर के चेहरे में कोई टेंशन नजर नहीं आ रही थी, जिसे देख संध्या भी गहरी सांस ले अपना सिर हिला देती है। दोनों एक दूसरे से अभी कुछ और बात करते पंडित जी की आवाज आती है, विवाह संपन्न हुआ, आप दोनों अब अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। पंडित की बात सुन त्रिशान, जो इतनी देर से एक ही जगह में बैठ फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, पंडित जी के कहते ही अपनी जगह से उठ खड़ा होता है। जिसे इतनी जल्दी उठता देख अहेली एक नजर देखती है और फिर वो भी अपनी जगह से उठ खड़ी होती है। त्रिशान अहेली को तिरछी नजरों से देख खुद से कहता है, बहुत हिप्नोटाइज करना आता है ना दूसरों को। मिस्टर जिंदल को भी ऐसे ही अपने बस में कर मुझसे शादी की ना, तो अब तुम भी देखो मैं कैसे ये शादी तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती बनाता हूं। त्रिशान इतना सोच होठों में शैतानी मुस्कान लिए आगे की तरफ बढ़ जाता है। अहेली उसके जाते ही उसकी पीछे खींच जाती है, क्योंकि दोनों का गठबंधन बंधा हुआ था। त्रिशान अहेली सबसे पहले अनुप्रिया का आशीर्वाद लेते हैं, तो अनुप्रिया दोनों को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देती है और फिर अहेली के माथे को चूम लेती है। अहेली की आंखें बंद हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। अनुप्रिया अहेली के आंसू पोंछना में सिर हिला कहते हैं, मेरी आलू बहुत स्ट्रांग है। त्रिशान अनुप्रिया की बात सुन एक नजर अहेली को देख मन में बोला, मैं भी देखता हूं कितनी स्ट्रांग है ये 5 फुट 2 इंच की पिद्दी। त्रिशान वीरेन के पास आता है। वीरेन मुस्कुरा के त्रिशान को देखते हैं। त्रिशान उनकी मुस्कान को देख एविल स्माइल कर उन्हें देख कहता है, खुश आप मेरी शादी होते हुए देखना चाहते थे, हो गई शादी, अब खुश हैं आप। वीरेन त्रिशान की वो स्माइल और उसके बातों के अंदर छुपे उसके इरादे को ना समझ त्रिशान को देखने लगते हैं। भले ही वीराने जी त्रिशान की बातों को नहीं समझे हो, लेकिन त्रिशान के होठों में एविल स्माइल को देख वीरेन को कुछ सही नहीं लगता है। त्रिशान वीरेन के चेहरे के बदलते भाव को देख तिरछा मुस्कुरा उनके पैर छू लेता है। अहेली भी त्रिशान के साथ झुक जाती है। त्रिशान एक नजर अहेली को देख सीधा खड़ा हो जाता है। वीरेन जी दोनों के सिर में हाथ रख उन्हें आशीर्वाद देते हैं। दोनों फिर पुष्कर और संध्या के पास आ जाते हैं और उनके पैर छूते हैं। पुष्कर संध्या दोनों को पकड़ लेते हैं। संध्या अहेली को अपने गले लगा रोने लगती है। अहेली की आंखें से भी आंसू गिरने लगते हैं और वो भी सिसकने लगती है। पुष्कर दोनों को देख अहेली के सिर को सहलाने लगता है। अहेली संध्या से दूर हो पुष्कर के गले लग जाती है और उनके गले लग रोने लगती है। पुष्कर की आंखें नम हो जाती है। कनिष्क वीरेन की आंखों में भी नमी आ गई थी। अनय भी पुष्कर अहेली के पास आ उन्हें हग कर लेता है। उसकी आंखें में भी आंसू थे। त्रिशान ये सब देख अपनी आंखें रोल कर लेता है। उसे ये सब बहुत इरिटेटिंग लग रहा था। त्रियाक्ष वीरेन को देख कहता है, डैड मैं बाहर जा रहा हूं, आप सब आ जाए। तेजस त्रियाक्ष से बोला, भाई मैं भी आ रहा हूं। त्रियाक्ष अपना सिर हिला देता है और वो दोनों बिना किसी से मिले बाहर चले जाते हैं। उनके साथ ओजस भी चल जाता है। वीरेन उन्हें रोकते उससे पहले वो तीनों आंगन से बाहर निकल गए थे। कुछ देर बाद सब लोग बाहर थे और अहेली पुष्कर के गले लग अभी भी रोए जा रही थी। जिसके रोने की आवाज सुन त्रिशान इरिटेट हो अपने गले में रखे गठबंधन को अहेली के एक कंधे में डाल बिना कुछ कहे कार की तरफ चला जाता है। त्रिशान को ऐसे जाते देख सब हैरान हो जाते हैं। कनिष्क सबकी नजरों को देख बात को संभालते हुए कहता है, वो त्रिशान को फोन कॉल में बात करनी थी,
वो कोई इम्पोर्टेंट क्लाइंट है, आप तो जानते ही है त्रिशान कितना बड़ा बिजनेसमैन है, उसका एक एक सेकंड भी बहुत बिजी रहता है। यहाँ तो वो इतने घंटों से था। सबको कनिष्क की बात सही लगती है, अब त्रिशान इतनी बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट था तो उसके लिए हर सेकंड बहुत कीमत रहना वाजिब था। कोई कुछ नहीं कहता है। वीरेन पुष्कर के आगे हाथ जोड़ बोले, अब हमें इजाजत दीजिए समधी जी। पुष्कर अपना सिर हिला कहते हैं, मेरी बच्ची का ख्याल रखिएगा जिंदल साहब, मेरी बच्ची बहुत मासूम है, कभी उससे गलती हो जाए तो उसे अपनी बच्ची समझ माफ कर दीजिएगा। वीरेन पुष्कर का हाथ पकड़ कहते हैं, आज से ये मेरे लिए मेरी बेटी है, जैसे मेरे सभी बच्चे वैसे ही आपकी बेटी भी है। पुष्कर अपने आंसू पोंछ लेते हैं और फिर अहेली को त्रिशान की गाड़ी के पास ला उसे कार में बैठा देते हैं। त्रिशान एक नजर अहेली को देख अपना फोन देखने लगता है। पुष्कर त्रिशान को देख हाथ जोड़ कहते हैं, बेटा जी हमने अपनी बच्ची को बहुत फूल की तरह रखा है, मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगा आप भी मेरी बच्चे को फूल की तरह रखे, बस इतना कहूंगा, उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना, कभी कोई तकलीफ ना हो, इतना ख्याल रख लेना बस। त्रिशान पुष्कर की बात सुन उन्हें देखता है और फिर अहेली को एक नजर देख कुछ नहीं कहता, बस अपनी आंखें झपका देता है। पुष्कर अहेली के माथे को चूम पीछे हट कार का दरवाजा बंद कर देते हैं। अहेली कार की विंडो से रोते हुए पुष्कर और अपनी पूरी फैमिली को देखने लगती है। पुष्कर अनय कार को पीछे से धक्का देते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। कार भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। अहेली रोते हुए सबको पीछे छूटते देखने लगती है। पुष्कर अनय कार को धक्का मार कुछ दूरी तक जाते हैं और फिर रुक जाते हैं। कार अब तेजी से वहां से निकल जाती है। उसे के साथ सबकी कार वहां से एक एक कर निकलने लगती है, जिसे पुष्कर अनय नम आंखों से देखते रहते हैं। चैप्टर 8। अगली सुबह जिंदल ब्रदर्स हाउस। सुबह के 4 बजे त्रिशान और बाकी सब लखनऊ पहुंचे। त्रिशान और बाकी सब की कार जिंदल ब्रदर्स हाउस के बाहर रुकी हुई थी और सब अपनी अपनी कार से बाहर आते हैं, लेकिन त्रिशान की कार से सिर्फ त्रियाक्ष बाहर निकलता है, जिसे देख वीरेन जी त्रिशान की कार के बैक सीट के विंडो में नॉक करते हैं। जिनके नॉक करने के कुछ सेकंड बाद कार के विंडो का शीशा डाउन होता है। वीरेन त्रिशान को देख कहते हैं, मैं बहू के गृह प्रवेश की तैयारी करता हूं, तुम बहू को थोड़ी देर में अंदर लेके आ जाना। त्रिशान वीरेन को बिना भाव के देखता है, जिसके चेहरे को देख वीरेन अपना सिर हिला सीधे हो कनिष्क को देख कहते हैं, कनिष्क बेटा मैं अंदर गृह प्रवेश की तैयारी करता हूं, तुम थोड़ी देर में शान और उसकी बीबी को अंदर ले आना। कनिष्क अपना सिर हिलाते हुए बोला, ओके अंकल। वीरेन त्रिशान की तरफ एक नजर देख अंदर चले जाते हैं। त्रियाक्ष त्रिशान को देखता है और फिर कार के बैक सीट का डोर खोलता है। त्रिशान कार से बाहर आता है। त्रियाक्ष त्रिशान को देख कहता है, तुम ठीक हो? त्रिशान अपने गले से अपना दुपट्टा निकाल कार के विंडो से अंदर फेक फ्रस्ट्रेशन से अपने बालों में हाथ घूमा दांत पीसते हुए कहता है, यहाँ लाइफ के हेल लग गए हैं और तू पूछ रहा है मैं ठीक हूं कि नहीं। त्रियाक्ष कनिष्क त्रिशान को फ्रस्ट्रेटेड देख अपना सिर हिला देते हैं। कनिष्क त्रिशान से कहता है, यार शादी कर किसकी लाइफ हेल होती है, शादी के बाद तो जिंदगी सेट होती है। शादी से जिंदगी सेट होती है तो तू क्यों नहीं अपनी जिंदगी सेट करता फिर? त्रिशान ने कनिष्क को देख गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। जिसकी बात सुन कनिष्क कहता है, मेरी उम्र अभी शादी की नहीं हुई है, मैं अभी बच्चा हूं। 29 साल का बच्चा है तू। त्रियाक्ष ने कनिष्क को अजीब नजरों से देख कहा। कनिष्क त्रियाक्ष को देख इरिटेट होके कहता है, यार तुम दोनों भाई क्यों मेरे पीछे पड़े हो, कर लूंगा शादी जब मुझे मेरे टाइप की कोई मिल जाएगी। अभी फिलहाल आप अपनी वाली, मेरा मतलब अपनी वाइफ को अंदर लेके चलो, अंकल इंतजार कर रहे होंगे। त्रिशान बिना कनिष्क की तरफ देख कार की तरफ इशारा कर कहता है, मैं नहीं लेके जा रहा, वो सो रही है, तू खुद उसे उठा ले और अंदर लेके आ जाना। त्रिशान इतना कह अंदर की तरफ जाने लगता है। जिसे जाता देख कनिष्क नाराजगी से कहता है, शान तूने उससे शादी की है, तुझे उसे अपने साथ ले जाना चाहिए। त्रिशान रुककर पीछे की तरफ मुड़ कनिष्क को देख बिना भाव के कहता है, बात शादी की हुई थी तो शादी हो गई, बात खत्म, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम और मिस्टर जिंदल चाहते थे मेरी शादी हो जाए, हम सबको संभालने वाली आ जाए ना, तो आ गई, अब तुम लोग खुद देख लो, तुम सब इसे क्या क्या काम करवाना चाहते हो करवा लो, घर में फ्री की फीमेल मेड आ गई है।
त्रिशान इतना कह बिना कनिष्क की बात सुने अंदर की तरफ चला जाता है। वहीं कनिष्क त्रिशान की बात सुन हैरान नजरों से उसे जाते हुए देखने लगता है। त्रियाक्ष कनिष्क के चेहरे को देख फीका मुस्कुराते हुए कहता है, अब इतना हैरान क्यों हो रहे हो, जैसे तुम्हें पता नहीं रहा होगा ये सब होगा। कनिष्क त्रियाक्ष की तरफ देखने लगता है। त्रियाक्ष कनिष्क को देख कहता है, त्रिशान उसे कभी अपनी बीवी होने का दर्जा नहीं देगा। डैड ने तुमने उसे फोर्स कर शादी तो करवा दी, लेकिन अब वो क्या करेगा तुम जानते हो। कनिष्क त्रियाक्ष को बस देखता रह जाता है। त्रियाक्ष कनिष्क को एक नजर देख कार की तरफ देखता है, जहां कार के दरवाजे को पकड़े अहेली खड़ी थी और वो नम आंखों से त्रियाक्ष और कनिष्क को देख रही थी, जिसे एक नजर देख त्रियाक्ष अंदर चला जाता है। अहेली बस त्रियाक्ष को जाते हुए देखने लगती है। कनिष्क की नजर अहेली पर जाती है। अहेली को देख कनिष्क उसके पास आता है और कहता है, तुम, मेरा मतलब आप उठ गई, मैं आपको उठाने वाला था, आप चलिए अंदर, अंकल आपका इंतजार कर रहे हैं। अहेली कनिष्क को देखती है और फिर अपनी नजरें इधर उधर कर किसी को ढूंढने लगती है, जिसे समझ कनिष्क कहता है, शान अंदर चला गया है। अहेली कनिष्क की तरफ कंफ्यूजन में देखने लगती है और धीरे से पूछती है, जी ये शान कौन है। कनिष्क अहेली को हैरानी से देख पूछता है, आपको शान नहीं पता। अहेली ना में अपना सिर हिला देती है, जिसे देख कनिष्क कहता है, जिससे आपकी शादी हुई है, आपको उसका नाम नहीं पता। अहेली कनिष्क को देखने लगती है। वो कुछ देर कनिष्क को देख अपना सिर झुका वापस ना में अपना सिर हिला धीरे से कहती है, जी वो मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, मैंने तो उन्हें देखा तक नहीं था। पापा ने कहा उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया। किससे किया, कौन है ये नहीं कहा, बस ये कहा कि मुझे शादी करनी है, और जैसे माँ हमारे पूरे घर को एकजुट रखती है, वैसे मुझे भी अपने परिवार को एकजुट रखना है। अहेली ने डरते हुए जवाब दिया। कनिष्क अहेली की बात सुन हैरानी से अहेली को देखने लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता, आखिर अहेली के पापा ने अहेली को त्रिशान का नाम क्यों नहीं बताया, और क्यों अहेली को त्रिशान की कोई फोटो भी नहीं दिखाई। क्या वीरेन ने उन्हें कोई फोटो नहीं भेजी थी, और क्या वीरेन ने अहेली को पहले से देखा हुआ था, या फिर उन्होंने भी शादी के टाइम अहेली को देखा था। कनिष्क के दिमाग में ऐसे बहुत से सवाल चल रहे थे, लेकिन जवाब एक नहीं था। कनिष्क अपने दिमाग में चल रहे सवालों को फिलहाल दरकिनारे करता है और अहेली से कहता है, आप चलिए अभी अंदर, मैं आपको सबके नाम और उनसे आपकी पहचान करवाऊंगा। अहेली कनिष्क को देख अपना सिर हिला देती है। कनिष्क अहेली को लेके अंदर चला जाता है। कनिष्क अहेली के साथ जैसे ही अंदर आता है तो देखता है वीरेन ने त्रिशान को दरवाजे पर रोक हुआ था, जिसे देख कनिष्क अहेली को त्रिशान की तरफ इशारा कर कहता है, वो आपके पति है, आप जाइए उनके बगल में खड़े हो जाइए, अंकल आप दोनों का गृह प्रवेश कराएंगे। अहेली कनिष्क के इशारे पर दरवाजे की तरफ देखती है और फिर बिना कुछ कहे अपना सिर हिला अच्छे बच्चे की तरह धीरे धीरे चलते हुए त्रिशान के पास आ उसके बगल में खड़ी हो जाती है। कनिष्क अहेली की मासूमियत, उसके भोलेपन को देख खुद से कहता है, अंकल ने क्या कर दिया, इन शैतानों के बीच एक मासूम सी बच्ची को ले आ गए। मुझे नहीं लगता ये बच्ची इन माफियाओं को कभी सुधार पाएगी, कहीं ये खुद इनके बेरहमी का शिकार ना बन जाए। कनिष्क त्रिशान के बगल में खड़ी अहेली को देखने लगता है। वीरेन त्रिशान अहेली की आरती उतारते हैं। अहेली अपने लहंगे को कस के पकड़े खड़ी थी। वीरेन दोनों के माथे पर तिलक लगाते हैं और फिर नीचे रखा कलश की तरफ इशारा कर अहेली से बोले, बेटा इसमें अपना राइट पैर से हल्का सा धक्का मार अंदर आ जाओ। राइट नहीं दाहिना कहते हैं बड़े पापा, सात्विक ने वीरेन से कहा। वीरेन सात्विक की बात सुन अपना सिर हिला, बोले हाँ बेटा दाहिना, सॉरी ये सारी रस्में मुझे पता है सास करती है, लेकिन वो मर चुकी है, हमारे घर में कोई औरत नहीं रहती है, हम सब मर्द हैं इस घर में। त्रिशान वीरेन की बात काट कहता है, जिसकी बात को सुन अहेली हैरानी से त्रिशान को देखने लगती है। त्रिशान अहेली को देख आगे कहता है, और आज से तुम इस घर में अकेली औरत हो, जो इस पूरे घर के साथ हम सब भाइयों का ख्याल रखने वाली हो। वीरेन त्रिशान की बात सुन उसे डांटते हुए कहते हैं, शान ये क्या तरीका है बहू से बात करने का, बीबी है तुम्हारी वो। हाँ तो मैंने कब मना किया, ये मेरी बीबी नहीं है, बीबी है तभी तो उसे बता रहा हूँ, इसे मेरी बीबी होने के साथ साथ इस पूरे घर का और मेरे भाइयों का ख्याल रखना है।
आपने भी तो यही सब कहा था ना मुझसे 2 दिन पहले मिस्टर जिंदल। वीरेन त्रिशान को नाराजगी से देखने लगते हैं। वो त्रिशान से कुछ कहने को होते हैं कि तभी सबके कानों में एक मीठी से आवाज पड़ती है, जी जी ठीक है, मैं सब कर लूंग उद्धरण चिन्ह बड़ी। आवाज सुन सब अहेली की तरफ देखने लगते हैं, जो सिर झुकाए हुए थी। त्रिशान अपने हाथों की मुट्ठी कस उसे घूरता है और गुस्से में सीधा अंदर चला जाता है। अहेली धीरे से अपना सिर उठा त्रिशान को जाते हुए देखती है। वीरेन गुस्से में त्रिशान को रोकते हुए कहते हैं, शान रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो, अभी कुछ रस्में और है। त्रिशान के कदम रुक जाते हैं। वो पीछे पलट वीरेन से अपनी ठंडी आवाज में कहता है, बात सिर्फ शादी की हुई थी, मुझे अब कोई रस्म रिवाज नहीं करने, आपको जो करना अपनी बहू से करवाए। जब सब हो जाएगा इसे ऊपर भेज दीजिएगा और आप अपने घर रवाना हो जाएगा। बहुत दिन हो गए आपको यहाँ रुके हुए, आपकी फैमिली को आपकी चिंता सता रही होगी, बेचारे 2 दिन से ठीक से सोए भी नहीं होंगे। त्रिशान इतना कह सात्विक की तरफ देख कहता है, इन्हें सुरक्षित इनके घर भेज देना। सात्विक त्रिशान को देख अपना सिर हिला कहता है, जी भाई। त्रिशान अपनी ठंडी सरसरी नजर अहेली पर डाल अपने रूम की तरफ चला जाता है। वहीं त्रिशान की बातें सुन वीरेन अपना सिर हिला अहेली से बोले, आओ बेटा तुम अंदर आओ। अहेली जो त्रिशान को जाते हुए देख रही थी, वीरेन की बात सुन उनकी तरफ देखती है और फिर नीचे रखे चावल के कलश में अपना दाहिना पैर मार घर के अंदर आ जाती है। वीरेन जी अहेली को सोफे की तरफ इशारा कर बैठने को कहते हैं। अहेली पूरे घर को देखते हुए जाके सोफे पर बैठ जाती है और फिर बारी बारी कर सबको देखने लगती है। जिसकी नजरों को देख वीरेन कहते हैं, बेटा ये सब तुम्हारे देवर हैं। वीरेन त्रियाक्ष की तरफ इशारा करते हुए, ये तुम्हारा सबसे बड़ा देवर त्रियाक्ष, त्रिशान का जुड़वा भाई है। अहेली वीरेन के इशारे पर त्रियाक्ष को देखती है। अहेली त्रियाक्ष को बहुत गौर से देखने लगती है। जिसकी नजरों को खुद पर महसूस कर त्रियाक्ष अहेली को एक ठंडा लुक देता है और वहां से अपने रूम की तरफ चला जाता है। अहेली त्रियाक्ष को जाते हुए देखने लगती है। अहेली को त्रियाक्ष त्रिशान की तरह दिख रहा था। उसका आधे से ज्यादा फेस फीचर त्रिशान की तरह था और चलने का स्टाइल भी सेम त्रिशान की तरह था। अहेली अभी त्रियाक्ष को जाते हुए देख ही रही थी कि तभी उसे वीरेन की आवाज सुनाई देती है, जो कनिष्क की तरह इशारा कर कह रहे थे, और बेटा ये तुम्हारा दूसरा देवर कनिष्क है, त्रिशान त्रियाक्ष का दोस्त, भाई और वेल विशर। अहेली कनिष्क को देख हाथ जोड़ लेती है। कनिष्क मुस्कुरा के बदलने में हाथ जोड़ लेता है। वीरेन अब सात्विक की तरफ देख कहते हैं, ये तुम्हारा तीसरा देवर सात्विक मेरे छोटे भाई का बेटा और ये इसका छोटा भाई ओजस है। अहेली सात्विक ओजस को देखती है। दोनों सगे भाई थे, लेकिन दोनों की शक्ल डिफरेंट थी, जिसे अहेली नोटिस करती है, लेकिन कुछ नहीं कहती और उन्हें भी हाथ जोड़ लेती है। वीरेन तेजस को देख कहते हैं, और बेटा ये तुम्हारा सबसे छोटा देवर है, तेजस है। अहेली तेजस को देखती है और उसे हाथ जोड़ती है। तेजस घूर के अहेली को देख ओजस का हाथ पकड़ उसे लेके वहां से चला जाता है, जिसे ऐसे जाते देख अहेली देखती रह जाती है। कनिष्क वीरेन अहेली को देखते हैं और फिर एक दूसरे को। वीरेन गहरी सांस ले अहेली को देख कहते हैं, बेटा बाकी की बातें हम बाद में करेंगे, तुम अभी रूम में जाओ, थोड़ा आराम करो, फिर तुम्हें आगे बताऊंगा तुम्हें किसके साथ कैसे रहना है। अहेली अपना सिर हिला देती है। वीरेन कहते हैं, तुम जाओ, सेकंड फ्लोर में जो पहला रूम है वो त्रिशान का है। अहेली ऊपर की तरफ देख सोफे से उठ खड़ी होती है और फिर अपने भारी लहंगे को पकड़े हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगती है। जिसे जाते देख कनिष्क वीरेन से पूछता है, अंकल ये तो बच्ची लग रही है, आपने क्या सोचकर त्रिशान की शादी इससे करवाए। वीरेन जाती हुई अहेली को देख कहते हैं, इसकी मासूमियत को देखकर मुझे इसकी मासूमियत और सादगी पसंद आई। ये हमेशा लोगों की मदद के लिए आगे रहती है। कोई इसे कितना भी कुछ कहे ये पलट कर कभी उसे जवाब नहीं देती है। रही उम्र की बात, ये बच्ची नहीं 20 साल की है। इधर ऊपर अहेली सेकंड फ्लोर के पहले रूम के बाहर खड़ी थी। रूम का दरवाजा हल्का खुला था, जिसे देख अहेली दरवाजे पर हाथ रख उसे थोड़ा और खोल अंदर आती है। अहेली अंदर आते ही पूरे रूम को देखने लगती है। अहेली रूम को देख ही रही थी
कि तभी अचानक कोई उसे पीछे से उसे पेट से पकड़ घुमाते हुए दीवार से लगा देता है और उसके आगे खड़ा हो उसे अपनी गहरी ठंडी आंखों से देखने लगता है। अहेली ने डर से अपनी आंखें बंद की हुई थी, उसकी सांस डर से तेज हो गई थी। अहेली धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो उसकी नजर अपने सामने खड़े लंबे चौड़े 6 फुट के त्रिशान पर जाती है। चैप्टर 9। त्रिशान ने अहेली को दीवार से लगाया हुआ था और खुद उसके सामने अहेली के दोनों तरफ से हाथ रख खड़ा हुआ था। अहेली अपनी नजरें ऊपर कर त्रिशान को देखने लगती है। त्रिशान अहेली को घूर रहा था। अहेली चुपचाप बस त्रिशान को देख रही थी। त्रिशान अहेली को घूरते हुए अपनी सर्द आवाज में कहता है, खुश होगी ना आज तो बहुत तुम। अहेली त्रिशान को सवालिया नजरों से देखने लगती है। त्रिशान अहेली की तरफ झुकते हुए कहता है, यही चाहती थी ना तुम, एक अमीर परिवार की बहू बनना, अमीर लड़के से शादी कर इसकी जिंदगी जीना। इसलिए मेरे डैड को अपनी मासूमियत भोलेपन से हिप्नोटाइज किया तुमने। अहेली को त्रिशान की बातें कुछ समझ में नहीं आती, वो बस त्रिशान को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में देख रही थी। अहेली त्रिशान को कुछ देर देख पूछती है, जी आप अमीर हैं? अहेली का सवाल सुन त्रिशान अहेली को अजीब नजरों से देखने लगता है। वो अहेली को घूरते हुए बोला, वॉट? अहेली त्रिशान की तरफ देख फिर से कहती है, जी आपने कहा अमीर परिवार की बहू, तो क्या मेरी शादी अमीर परिवार में हुई है? आप अमीर हैं, आप कितने अमीर हैं? अहेली का सवाल सुन त्रिशान का दिमाग खराब हो जाता है। वो अहेली को ऐसे देखने लगता है जैसे वो किसी दूसरी दुनिया की लड़की को देख रहा हो। मतलब हद थी। पूरे लखनऊ शहर का किंग, जिसकी एक ही नज़र से पूरा लखनऊ शहर डरता था, जिसके बारे में वहां के बच्चे बच्चे को पता था। त्रिशान जिंदल कौन है, उसकी पौव अमीरी के लोग बातें करते थे और ये लड़की पूछ रही कि वो कितना अमीर है। क्या मजाक था। त्रिशान कुछ देर अहेली को घूरते हुए कहता है, मैं इतना अमीर हूं कि तुम्हारे पूरे गांव शहर को रातों रात खरीद सकता हूं। अहेली आंखें बड़ी कर हैरान होते हुए, क्या आप इतने अमीर हैं? त्रिशान होठों पर सरकास्टिक मुस्कान लिए बोला, हाँ, तो अब बातों तुम्हें मुझसे कितना पैसा चाहिए? अहेली त्रिशान को देखने लगती है। वो उसे देख कहती है, मुझे नहीं चाहिए कोई पैसा, मैं क्या करूंगी पैसों का? त्रिशान अहेली को कुछ पल देखता है और फिर पूछता है, क्यों? इसके लिए तो तुमने मुझसे शादी की थी ना? अहेली फिर से त्रिशान को देखने लगती है, लेकिन फिर अपना सिर नहीं में हिला मासूमियत से कहती है, जी नहीं, मैंने आपसे पैसों के लिए शादी नहीं की, मुझे मेरे पापा ने कहा इसलिए मैंने शादी की थी। मुझे तो पता भी नहीं था आप इतने बड़े अमीर हैं। मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। और वैसे भी मैं आपके पैसे क्यों लूँ, ये सब तो आपकी कमाई है। मैं तो अपनी कमाई का पैसा यूज करूंगी ना। त्रिशान अहेली की बातें और उसके चेहरे के बच्चों वाले एक्सप्रेशन को हैरानी से देख उससे थोड़ा दूर हो उसे देखने लगता है। त्रिशान अहेली को बड़े गौर से देख रहा था, जिसकी नजरों को खुद पर देख अहेली पूछती है, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? त्रिशान अहेली को ऊपर से लेके नीचे तक देख कहता है, नाम क्या है तुम्हारा? अहेली जवाब देती है, जी अहेली कदम। त्रिशान अहेली का नाम सुन अपने हाथों की मुट्ठी कस देता है। यही नाम, इसी नाम को वो पिछले 3 दिन से सुन रहा था, और जब भी उसके कानों में ये नाम पड़ता था, त्रिशान के अंदर एक अजीब सी हलचल मच जाती थी। इस बार भी सेम वही हुआ था। अहेली जैसे ही अपना नाम बताती है, त्रिशान को अंदर से ये नाम सुन एक अजीब सा एहसास बेचैनी घेर लेती है, जिस वजह से त्रिशान अपनी मुट्ठी कस लेता है। त्रिशान अहेली को अपनी ठंडी नजरों से देख कहता है, तो मिस कदम, आपको पता है आज हमारी शादी हुई है और शादी के बाद आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। अहेली अपना सिर हिलाते हुए कहती है, जी हाँ पता है, माँ ने मुझे बताया था। त्रिशान अहेली की बात सुन होठों में अजीब मुस्कान लिए अहेली को देख कहता है, ग्रेट, तो तुम्हारी माँ ने पत्नी धर्म भी बताया होगा, पति को खुश रखना, शादी के बाद पति पत्नी के रिश्ते के बारे में भी बताया होगा, राइट? अहेली त्रिशान को देख बिना सोचे ही अपना सिर हिला देती है, जिसे देख त्रिशान तिरछी मुस्कान लिए अपने पैंट के पॉकेट में अपने दोनों हाथ डाल अहेली को देखते हुए कहता है, गुड, तो तुम बताओ अब तुम अपना पत्नी धर्म कहाँ निभाना पसंद करोगी, बेड पर या सोफे पर? अहेली त्रिशान की बात सुन एक नज़र त्रिशान को देख बेड और फिर सोफे की तरफ देखती है और फिर वापस त्रिशान की तरफ देख कहती है, जी आपको जहां कंफर्टेबल लगे।
त्रिशान के चेहरे के भाव एकदम से बदल जाते हैं। वो अपने पॉकेट से अपने हाथ निकाल अहेली को बिना भाव के देखने लगता है। अहेली त्रिशान को देख पूछती है, सुनिए, क्या मैं पहले अपने कपड़े चेंज कर लूं? त्रिशान अपने हाथों की मुट्ठी कस अपनी लाल आंखों से अहेली को देखने लगता है, लेकिन फिर कुछ सोच तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें चेंज करने की क्या जरूरत है? थोड़ी देर बाद वैसे भी ये रहेंगे नहीं। अहेली त्रिशान को देखती है। उसे उसकी बात समझ में तो नहीं आती, लेकिन वो फिर भी अपना सिर हिला देती है। अहेली अपने लहंगे को पकड़ते हुए धीरे धीरे बेड की तरफ आती है। त्रिशान अपनी ठंडी नजरों से अहेली को देख व्यंग्यात्मक वे से खुद से कहता है, सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। बाहर से चेहरे में दुनिया जहां की मासूमियत लिए रहती है, और अंदर से उतनी ज्यादा घटिया, लालची, धोखेबाज होती है। त्रिशान सोचते हुए नफरत से अहेली को देखता है। अहेली बेड के पास आ त्रिशान को देख कहती है, आप वहां क्यों खड़े हैं? आइए अपने कपड़े उतर बेड पर लेट जाइए। त्रिशान अहेली को घिन भरी नजरों से देखता है और फिर उससे नजरें फेर अपनी शेरवानी को उतार सोफे में फेंक देता है। त्रिशान अहेली को घूरते हुए मन ही मन कहता है, मैं भी देखता हूं, मेरे साथ सोने के लिए तुम और कितना नीचे तक गिरती हो। त्रिशान बिना एक नजर अहेली को देख आके बेड में लेट जाता है। अहेली त्रिशान के लेटने के बाद अपने बैग की तरफ जाती है, जिसमें उसका सामान आया हुआ था। अहेली का सामान पहले ही गार्ड द्वारा त्रिशान के कमरे में रखाया गया था। अहेली अपने बैग को खोलती है और उसमें से एक छोटी बोतल निकाल बैग को वापस बंद कर उठकर धीरे धीरे त्रिशान के पास आती है। त्रिशान अहेली को देख रहा था। अहेली त्रिशान के पास बेड में आती है और त्रिशान को एक नजर देख कहती है, आप घूम जाइए। त्रिशान अहेली को घूर के देख कहता है, घूमना क्यों है? अहेली जवाब देती है, जी आप घूमेंगे नहीं तो मैं आपकी मालिश कैसे करूंगी? मालिश। अहेली की बात सुन त्रिशान के मुंह से एकदम निकलता है। अहेली त्रिशान को देख अपना सिर हिला कहती है, जी हाँ, मालिश। त्रिशान अहेली को हैरानी से देखने लगता है। वो अहेली को देख पूछता है, तुम इतनी देर मालिश की बात कर रही थी? अहेली ने त्रिशान को देख कहा कर रही थी, मतलब अपने ही तो कहा था, मुझे अपनी पत्नी धर्म निभाना है। त्रिशान अहेली को देखने लगता है। वो अब कुछ नहीं कहता, वो अब सिर्फ अहेली को देखने लगता है। उसे समझ में नहीं आता अहेली वाकई में मासूम थी या मासूम बनने का नाटक कर रही थी। त्रिशान अभी अहेली को देख ही रहा था कि अहेली त्रिशान को देख कहती है, आप घूम जाइए। त्रिशान अहेली को एक नजर देखता है और पेट के बल लेट जाता है। त्रिशान के लेटते ही अहेली उस छोटी बोतल को उठाती है और फिर उसे खोलती है। बोतल पर मालिश का तेल था, जिसे अहेली हाथ में ले त्रिशान के पीठ की मालिश करने लगती है। त्रिशान जैसे ही अहेली के छोटे नाजुक हाथों को अपनी पीठ में महसूस करता है, उसकी आंखें एक पल के लिए बंद हो जाती है, हाथ तकिए में कस जाते हैं। अहेली धीरे धीरे अपने हाथों को अब त्रिशान की पीठ में घुमाते हुए त्रिशान की मालिश करने लगती है। त्रिशान अपनी आंखें खोलता है। त्रिशान की आंखों में कोई भाव नहीं थे, वो एक्सप्रेशनलेस होके सामने की तरफ देखने लगता है। त्रिशान अपने हाथों को तकिए में कस मन में कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम खुद को मासूम दिखाकर मेरे दिल में अपनी जगह बना लोगी? तो तुम गलत हो मिस कदम, क्योंकि दिल में जगह बनाने के लिए सीने में दिल भी होना चाहिए। दिल का तो पता नहीं, लेकिन इस घर में तुम्हें तुम्हारी सही जगह जरूर दिखाऊंगा। त्रिशान ये सब सोच शैतानी मुस्कान लिए तिरछी नजर से अहेली पर डाल आंखें बंद कर देता है। अहेली त्रिशान की सोच से अनजान शांति से उसकी मालिश कर रही थी। उसे नहीं पता था उसकी जिंदगी यहाँ कैसे बीतने वाली थी, उसके साथ क्या क्या होने वाला था। दोपहर का वक्त त्रिशान की नींद दिन के 2 बजे खुलती है। त्रिशान अपनी आंखों में हाथ रख बेड से उठ रूम में अपनी एक नजर घुमाता है। दरअसल अहेली के मालिश करने से त्रिशान की कब आंख लग गई त्रिशान को पता नहीं चला था। त्रिशान पूरे रूम को देखता है, लेकिन तभी उसकी नजर सोफे पर जाती है, जहां पर अहेली का लहंगा रखा हुआ था, जिसे देख त्रिशान की आंखें छोटी हो जाती है। त्रिशान बेड से उठता है और कदम सोफे की तरफ बढ़ा, घूर के अहेली के लहंगे को देखता है और फिर उसके लहंगे को बेदर्दी से सोफे से उठा जमीन में फेंक देता है। त्रिशान नीचे जमीन में गिरे अहेली के लहंगे को कुछ देर घूरता रहता है और फिर वॉशरूम चला जाता है। कुछ देर बाद त्रिशान बाहर आता है। उसके कमर में अभी सिर्फ एक टॉवल लपेटा हुआ था। त्रिशान रूम में आता है
और आके सीधा क्लोजेट में चला जाता है। कुछ देर बाद त्रिशान कैजुअल कपड़े पहन क्लोजेट से बाहर आता है। बाहर आते हुए त्रिशान की नज़र फिर से अहेली के लहंगे पर चली जाती है, जिसे गुस्से में देख त्रिशान रूम से निकल सीधा नीचे चला जाता है। त्रिशान नीचे आता है तो उसे नीचे कोई नहीं देखता है। सात्विक वीरेन को उनके घर छोड़ने चला गया था। त्रियाक्ष कनिष्क के साथ सुबह ही ऑफिस चला गया था। ओजस तेजस भी ऑफिस गए हुए थे। घर में इस वक्त सिर्फ त्रिशान और अहेली थे। त्रिशान जब घर में किसी को नहीं देखता है तो उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। त्रिशान इधर उधर नजरें घुमा चिल्ला के कहता है, मिस कदम। त्रिशान के चिल्लाने की आवाज पूरे हॉल में गूंज जाती है। अहेली जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर के एक रूम की सफाई कर रही थी, त्रिशान की इतनी तेज आवाज सुन भागते हुए रूम से बाहर आती है। अहेली फर्स्ट फ्लोर के रेलिंग में खड़ी हो नीचे की तरफ देखती है तो उसकी नज़र नीचे खड़े त्रिशान पर जाती है, जो गुस्से में नीचे खड़ा अपनी नजरें चारों तरफ घुमा के उसे ही ढूंढ रहा था। अहेली त्रिशान को देख ऊपर से ही धीरे से कहती है, जी मैं यहाँ हूँ। अहेली की आवाज सुन त्रिशान अपना सिर उठा ऊपर देखता है। अहेली को ऊपर देख त्रिशान की भौहें आपस में जुड़ जाती है। त्रिशान अहेली को अपनी आंखें छोटी कर गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, तुम ऊपर क्या कर रही हो? अहेली त्रिशान को गुस्से में देख कहती है, जी जी मैं वो। अहेली अभी बोल ही रही थी कि त्रिशान सोफे में बैठ अहेली को देखते हुए अपनी सख्त आवाज में कहता है, मिस कदम अपने कदम चलाओ और नीचे मेरे सामने आके जवाब दो। मुझे पसंद नहीं है जब कोई मुझसे ज्यादा ऊंचाई में खड़े होके बात करे। अहेली हाँ में सिर हिला ऊपर से नीचे आती है। अहेली जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरती है, उसके पैरों में पहनी पायल शोर करने लगती है, जिसे सुन त्रिशान अपनी आंखें बंद कर देता है। अहेली नीचे आती है और आके त्रिशान के आगे खड़ी हो जाती है। त्रिशान धीरे से अपनी आंखें खोलता है और अहेली को ऊपर से लेके नीचे तक स्कैन करता है। अहेली ने ग्रीन रेड रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिसके पल्लू को घुमा के कमर के एक साइड अटकाया हुआ था। बालों का मैसी बंद बनाया हुआ था, जिसकी कुछ लंटें अहेली के चेहरे को चूम रही थी। मांग में भरा लंबा गहरा लाल रंग का सिंदूर, माथे में छोटी सी रेड कलर की बिंदी, नाक में सोने की छोटी सी नोचपिन, हाथों में चूड़ा, पैरों में पायल, कानों में छोटे छोटे सोने की इयररिंग्स थे। कुल मिला के अहेली सिंपल सादगी में बेहद खूबसूरत दिख रही थी, जिसे एक टक देखने के बाद त्रिशान कहता है, ऊपर क्या कर रही थी? अहेली त्रिशान के समाने अपना सिर झुका धीरे से कहती है, जी वो सात्विक देवर जी का रूम साफ कर रही थी। चैप्टर 10। त्रिशान अहेली की बात सुन उसे देखते हुए कहता है, मुझे भूख लगी है, पहले मुझे कुछ खाने को दो। अहेली सिर उठा त्रिशान को देख अपना सिर हिलाते हुए कहती है, जी ठीक है मैं खाना लगाती हूँ, आप तब। मम्मा। अहेली कह ही रही थी कि त्रिशान अहेली का हाथ अपनी तरफ खींचता है, जिससे अहेली संभल नहीं पाती और आके सीधा त्रिशान के ऊपर गिर जाती है। वहीं त्रिशान के अचानक हाथ खींचने पर अहेली के मुंह से डर से मम्मा निकल जाता है। त्रिशान के हाथ अहेली के कमर में थे और वहीं अहेली के हाथ त्रिशान के कंधे पर थे। त्रिशान अहेली को देखता है। अहेली की आंखें डर से बंद थी। कुछ देर बाद जब अहेली धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो उसकी नज़र त्रिशान की नज़रों से जा मिलती है, और जैसे ही एक बार फिर दोनों की निगाहें मिलती है, सब रुक जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। दोनों को अब अपने आसपास चल रही हवा का भी एहसास नहीं रहता है, सिर्फ वहां दोनों के तेज धड़कते दिल की आवाज ही सुनाई दे रही थी। त्रिशान अहेली की आंखों में देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, वहीं अहेली भी त्रिशान की आंखों में खोए हुए ही उसकी तरफ बढ़ने लगती है। दोनों को होश ही नहीं था वो अभी क्या करने वाले हैं या क्या करने की सोच रहे हैं। दोनों एक दूसरे में खोए हुए एक दूसरे के करीब बढ़ रहे थे। जब दोनों के होठ एक दूसरे के होठों के एकदम करीब हो जाते हैं तो अहेली अपनी आंखें बंद कर देती है और उसके होठ हल्के त्रिशान के होठों को छुए ही थे कि अहेली के आंखें बंद करते ही त्रिशान एकदम से अपने सेंस में आता है और अहेली को अपने इतने करीब देख उसे पकड़ एकदम से अपने बगल में बैठा देता है। त्रिशान के अचानक ऐसे करने से अहेली अपने होश में आती है और त्रिशान को हैरानी से देखने लगती है। त्रिशान सोफे से उठ खड़ा हो अहेली को बिना भाव के देखने लगता है। अहेली त्रिशान को देख अपनी नजरें झुका लेती है।
त्रिशान अहेली को एक नज़र देख झुककर उसे अपनी गोद में उठा देता है। अहेली डरकर त्रिशान के गले में अपनी बाहें डाल उसे हैरानी उसे देखने लगती है। त्रिशान अहेली को लेके ऊपर की तरफ जाने लगता है, जिसे देख अहेली हकलाते हुए त्रिशान से पूछती है कहाँ लेके जा रहे हैं आप मुझे। त्रिशान अहेली को सीढ़ियों से ऊपर की तरफ ले जाते हुए कहता है रूम में। अहेली त्रिशान को ना समझी से देख दोबारा पूछती है रूम में लेकिन क्यों, आपको तो भूख लगी थी ना, खाना तो नीचे खाते हैं। त्रिशान सीढ़ियों से ऊपर आ अपने रूम की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है हाँ लेकिन मुझे रूम में खाना है। जिसे सुन अहेली त्रिशान से कहती है ठीक है लेकिन आप मुझे नीचे उतरिए, मैं आपका खाना लेके आती हूँ। त्रिशान अहेली को एक नज़र देख आगे बढ़ते हुए बोला लेकिन मुझे खाना नहीं खाना। अहेली त्रिशान को देख पूछती है तो फिर क्या खाना है। त्रिशान तिरछा मुस्कुरा अहेली को देखता है और फिर बिना कुछ कहे उसे रूम में ले आता है। त्रिशान पैर से अपने रूम का दरवाजा खोल अंदर आता है और पैर से दरवाजा बंद कर अहेली को बेड में पटक देता है। अहेली बेड में पीठ के बल बेड में गिर हैरानी से त्रिशान को देख उठते हुए कहती है ये क्या कर रहे हैं आप। त्रिशान अहेली के एकदम ऊपर आ उसके हाथों को बेड में दबाते हुए अहेली को बिना भाव के देखते हुए कहता है वही जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करता है। अहेली को त्रिशान की बात कुछ समझ नहीं आती, लेकिन त्रिशान को अपने ऊपर देख अहेली की सांसें जरूर तेज हो जाती है। अहेली अपनी अटकती आवाज में कहती है मतलब। त्रिशान अहेली को देख तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है तुम थी ना वो जिसने मेरे डैड से वादा लिया है हम सभी भाइयों की जिम्मेदारी उठाने का, हमें संभालने का। अहेली को पहले कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी अहेली को याद आता है वीरेन ने सुबह जाते वक्त अहेली से कहा था कि वो उनके बच्चों का ख्याल रखे, उन्हें कभी अलग ना होने दे। वो सब बिना परिवार के रहे हैं, अहेली उनका परिवार बन के रहे, एक पत्नी ही नहीं बल्कि वो एक माँ, भाभी, बहन, दोस्त सब बन के उन्हें संभालने, उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहे। अहेली जैसे ही ये याद करती है वो त्रिशान को देखने लगती है। त्रिशान ने अहेली की आंखों में देख अपने होठों की मुस्कान को और गहरा कर कहा ग्रेट, अब पहली जिम्मेदारी अपनी पत्नी होने की निभाओ। तुम्हें पत्नी की क्या जिम्मेदारी होती है सब पता है, लेकिन क्या ये पता है हस्बैंड वाइफ का रिश्ता क्या होता है, शादी के बाद उनके बीच क्या क्या होता है। अहेली त्रिशान की मुस्कान और उसकी बातों को सुन डरते हुए अपना सिर नहीं में हिलाते हुए नहीं। त्रिशान अहेली को कुछ देर देख डेविल स्माइल लिए बोला कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। त्रिशान अहेली की आंखों में देख उसकी तरफ झुकते हुए उसके चेहरे के करीब आ अपनी गर्म सांसों को उसके चेहरे में छोड़ते बोला तुम्हारा पहला कर्तव्य तुम जो नीचे करने वाली थी। अहेली त्रिशान की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर अपनी आंखें बंद कर देती है, उसकी सांसें बहुत तेज चलने लगी थी। मगर जैसे ही अहेली त्रिशान की बातें सुनती है, उसकी आंखें एकदम से खुल जाती है। वो त्रिशान को हैरानी से देखने लगती है। त्रिशान अपना चेहरा ऊपर उठा अहेली को देखने लगता है। अहेली का पूरा चेहरा लाल हो गया था। एम्बेरसमेंट से उसकी नजरें झुक जाती है, जिसे देख त्रिशान के होठों में अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वो अहेली को कुछ देर देखता रहता है और फिर उसके ऊपर से उठ खड़ा होता है। अहेली वैसे ही लेटी रहती है जैसे त्रिशान ने उसके हाथ रखे थे, वो उसी तरह अपने हाथों को रखे हुए आंखें बंद कर लेटी रहती है। त्रिशान अहेली को ऊपर से लेके नीचे तक स्कैन करता है। उसकी नजर अहेली के पेट में ठहर जाती है, जहां से उसकी साड़ी का पल्लू ऊपर हो रखा था, जिससे अहेली की गोरी कमर और उसकी छोटी सी नाभि दिख रही थी। जिसे देख त्रिशान के अंदर एक बार फिर हलचल मचने लगती है। वो कस के अपने हाथों की मुट्ठी कस अपनी नजरें अहेली से फेर अपनी ठंडी आवाज में कहता है गलती से भी दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। अहेली त्रिशान की बात सुन अपनी आंखें खोल त्रिशान को देखने लगती है। त्रिशान अहेली की तरफ अपना चेहरा घुमा उसे देखने लगता है। अहेली अभी भी उसी पोजीशन में थी, जिसे देख त्रिशान अहेली के चेहरे को देख अपनी अजीब से टोन में बोला क्योंकि अगर गलती से शेर के मुंह में खून लगा तो वो शिकार करके ही छोड़ेगा। अहेली जैसे ही ये सुनती है, उसका शरीर सिहर उठता है, उसकी धड़कन त्रिशान की आवाज से ही तेजी से धड़कने लगता है। अहेली त्रिशान की नजरों को देखती है, जो बहुत ही इंटेंसिटी से उसके पेट की तरह जमी हुई थी।
जिसे देख अहेली को एहसास होता है वो अभी किस हाल में है। अहेली बेड से उठ बैठ जाती है और खुद को सही करने लगती है। त्रिशान अहेली को अपनी गहरी नजरों से देखता है और फिर अपनी नजरें दूसरी तरह घुमा देता है। त्रिशान की नजर अहेली के लहंगे पर जाती है, जिसे देख त्रिशान आंखें पहले जैसी सख्त हो जाती है और वो अहेली को अपनी ओशन ब्लू आंखों से घूरते हुए कहता है, मेरे रूम के किसी भी सामना में मुझे तुम्हारी एक भी चीज दिखाई नहीं देनी चाहिए। ये पहली और आखिर बार बता रहा हूं। अहेली त्रिशान को देखती है और फिर उसकी नजर भी अपने लहंगे पर जाती है, जिसे नीचे गिरा देख अहेली त्रिशान की तरफ देखती है। त्रिशान अहेली को अपनी ठंडी नजरों से घूरते हुए बोला, पहली गलती है इसलिए छोड़ रहा हूं, वरना इसकी जगह अभी तुम होती, इसलिए अगर तुम नहीं चाहती तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो तो दोबारा मुझे तुम्हारा कोई भी सामना मेरे कमरे में ऐसे कहीं भी पड़ा हुआ नहीं दिखना चाहिए। अंडरस्टूड। अहेली जल्दी से अपना सिर हिला देती है। त्रिशान गुस्से में कहता है, मुंह में जवान नहीं है। अहेली नजरें झुका, सॉरी, समझ गई। त्रिशान अहेली को घूर के देखता है और फिर गहरी सांस ले कहता है, तो अब बैठी क्यों हो, इसे उठाओ और मेरे लिए खाना लगाओ। अहेली अपना सिर हिला बेड से उठ खड़ी होती है। त्रिशान घूर के अहेली को देखता है। अहेली अपनी जीभ दांतों तले दबा त्रिशान को देख धीरे से कहती है, सॉरी। त्रिशान अहेली को आंखें छोटी कर घूरता है और फिर बिना कुछ कहे सोफे में बैठ जाता है। अहेली अपना लहंगा उठा फोल्ड कर अपने एक साइड कोने में रखे सूटकेस में रखती है, जिसे तिरछी नजरों से देखते हुए त्रिशान ने सख्ती से कहा, अपना ये बैग यहाँ नहीं, क्लोजेट रूम के कोने में फेंको, मुझे मेरे रूम में गंदगी नहीं पसंद। अहेली त्रिशान को देखती है और फिर रूम में नजरें घुमाते हुए देखती है तो उसे रूम के एक साइड में बना दरवाजा दिखता है, जिसे देख अहेली अपने बैग को उठा क्लोजेट रूम की तरफ चली जाती है। जिसे एक नजर देख त्रिशान अपने फोन को उठा त्रियाक्ष को कॉल कर बालकनी की तरफ चला जाता है। आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी जरूर कमेंट करें। थैंक्स कमेंट करके बताना अगर स्टोरी आगे चाहिए तो।